चैप्टर 21 जीवा पर गोली चलना और रचित का खाई में गिरना। अभी तक आपने पढ़ा। सब बातें कर ही रहे थे, एक मेड आई और बोली सर मैडम ने सबको खाने पर बुलाया है। तो रचित उसकी बात सुन अपना सर हिला देता है। वो मेड चली गई, फिर सब नीचे आ गए खाने। जीवा ने आज खाना बनाया था। वो रचित और जीराश को देखते हुए बोली अच्छे से खाओ, और जीराश की तरफ देख के गोलू तुम भी अच्छे से सब खत्म करो। तो सब उसकी बात सुन हंसने लगे और जीराश चिढ़ते हुए मॉम आप मुझे गोलू मत बोला करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जीवा उसके सर पर थपथपाते हुए बेटा तू चाहे जितना बड़ा हो जा रहेगा मेरा गोलू ही। फिर कुछ सोचते हुए बोली रचित जब अब आगे। सब लोग खा के अपने अपने रूम में चले गए सोने। जीराश भी अपने रूम में आ गया और अपना लैपटॉप लेके बैठ गया और कुछ करने लगा। थोड़ी देर में रचित ने जो लॉकेट दिया था वो चमकने लगा। दूसरी ओर रचित के गले का लॉकेट चमक गया। वो ये देखकर मुस्कुराने लगा। फिर जीवा के पास आते हुए बोला जान तुम अपने पति पर ध्यान नहीं देती हो। उसकी बात सुन जीवा उसके गले में बाहें डालते हुए बोली अच्छा जी तो कैसे रखे आपका ख्याल बताए आप हमें। तो रचित उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठ पर किस करते हुए ऐसे करो। तो जीवा हंसते हुए अच्छा वो कुछ और कहती रचित उसको बेड पर लिटा कर किस उसके ऊपर आके किस करने लगा। रचित के हाथ जीवा के पूरे शरीर पर चलने लगे। फिर वो उसके होठ को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। अब जीवा रचित के सामने बस एक ब्रा और पैंटी में थी। रचित ने वो भी निकाल दिया और अपने कपड़े उतार कर जीवा के ऊपर आके उसको किस करने लगा और उसकी बेली को अपने हाथों से सहलाने लगा। फिर अपना पार्ट उसके बेली में इंटर कर दिया और ऊपर नीचे होने लगा। जीवा की सिसकियां पूरे कमरे में गुजने लगी। करीब 3 घंटे तक रोमांस करने के बाद दोनों सो गए। उधर मुंबई के एक घर में एक लड़की एक लड़के से बोल रही थी कि आरुष कुछ भी करके उसको जीने नहीं दूंगी। उसके पति ने जो किया है ना उसका बदला मैं उसी से लूंगी। आरुष पास आके उसे पीछे से पकड़ते हुए बेबी अभी उसके बारे में मत सोचो और अपना मूड खराब मत करो, जस्ट एंजॉय। और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेस्ट को अपने MUH में लेके सक करने लगा। और सोनाली ने जो छोटी सी हॉट नाइटी पहनी थी उसे निकाल कर नीचे फेंक दिया और अपना पेंट उतार कर सोनाली को किस करने लगा और एक झटके में उसके बेली में इंटर हुआ। तो सोनाली बोली धीरे बेबी। तो सोनाली की बात सुन आरुष ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे पीठ की तरफ किया और पीछे से डाल दिया। फिर और जोर जोर से आगे पीछे करके हिलाने लगा और फिर वही के सोफे पर लिटाकर सोलोनी के ऊपर आके उसके दोनों निपल को बारी बारी से काटने लगा। फिर झटके से अंदर समा गया और अंदर बाहर होने लगा। थोड़ी देर में सब खत्म हुआ तो आरुष बोला बेबी कैसे भी करके तुम उस लड़की को हमारे रास्ते से हटाओ। तो सलोनी बिना किसी कपड़े के उसके गोद में बैठती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बेबी अभी जो हम कर रहे थे वो करे और बाकी का कल देखेंगे। और उसके ऊपर बैठे ही आरुष के पार्ट को अपने अंदर ले लिया। फिर दोनों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। इधर सिंह विला में रचित को फिर से रोमांस का बुखार चढ़ गया था और वो आधी रात में जीवा के ऊपर आके उसे किस करना और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, जिससे जीवा की आंख खुल गई। तो रचित ने अपने पार्ट को उसके बेली में डाल दिया और हिलाने लगा। सुबह के 4 बजे तक रचित वही सब करता रहा, फिर सो गया। डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग रचित की आंख खुली तो उसने देखा उसकी वाइफ उसके ऊपर सो रही थी। उसने जीवा को साइड किया और खुद का लोअर टी-शर्ट पहनकर जिम चला गया। 1.5 घंटे बाद जिम करके वापस आया और फिर बाथरूम में नहाने चला गया। अब तक सुबह के 10 बजे बज चुके थे और जीवा को जगाने लगा। जीवा उठी और फिर से सोने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर जब वो नीचे आई तो देखा कि जीराश पढ़ने के लिए स्कूल चला गया था। फिर वहां करके अपना ब्रेकफास्ट की रचित के साथ में अपने रचित से कहा आज हम लोग जा रहे हैं ना इवनिंग में। रचित बोला हाँ जान जा रहा है। फिर रचित स्टडी रूम पर चला गया और अपना काम करने लगा। थोड़े समय बाद अतुल जीराश को स्कूल से लेकर आया। जीवा जीराश को देखकर बोली गोलू तुम जाकर के अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जीराश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने रूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद जीराश नीचे आया तो जीवा ने उसे खाने को दिया। फिर जीवा बोली सब लोग तैयार हो जाओ, हमें इवनिंग में निकलना है। सपनोका ने अपना सर हाँ में हिलाया तो जीवा अजय से बोली अजय तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। अजय जी भाभी ठीक है।
थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ गए थे। राघव ने आगे आकर का सब कुछ तैयारी हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। तो जीवा बोली, राघव क्या तुमने वहां का घर साफ करवा दिया है? तो राघव बोला, जी मैडम सारी तैयारी हो गई है। रचित आया और बोला, अब चलना चाहिए, चलो। गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। एक कार में रचित, जीवा, जीराश और राघव, दूसरी कार में अजय, अतुल और समीर थे। करीब 2 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद गाड़ी एक पहाड़ी वाले इलाके में पहुंची। तो जीवा वहां का नजारा देखकर के बोली, वाह यह तो बहुत अच्छा है। जीवा को इतना खुश देख के रचित मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर चलने के बाद कार एक घर के सामने आके रुके। पूरा घर जल्दी से नीचे उतरकर कार का गेट का दरवाजा खोला। सारे बॉडीगार्ड में जल्दी जल्दी अपने अपनी गाड़ियों से उतर गए। रचित जीवा से कहते हुए, पहले जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो मैं और समीर और अतुल ही होते थे, अब तुम लोग भी हो। जीराश रचित से पूछते हुए, डैड यहाँ कोई कंप्यूटर सिस्टम का गेम है? तो समीर और अतुल हंसते हुए आगे आते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ पर सारा गेम कंप्यूटर सिस्टम का ही है, क्योंकि तुम्हारे डैड को वही पसंद है। उसकी बात सुनकर के जीवा रचित से, क्या बात है, सच में क्या? तो रचित उन दोनों की तरफ घूरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर चलो, चलते हैं। सब अंदर आते हैं तो राघव बॉडीगार्ड से कहता है, सिक्योरिटी टाइट रखना और कोई भी इधर ना आए। बॉडीगार्ड कहते हैं, जी सर, वैसा ही करेंगे। इधर सोनाली का फोन मिलता है और वह फोन उठाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या खबर है? मैडम आज पूरा परिवार बाहर आया हुआ है टाउनशिप पर, वहां पर रचित सिंह का घर है, वह पहाड़ी इलाके में आता है। वो लोग आज पूरे परिवार के साथ वहीं पर गए हुए हैं। वह लड़की भी जिसकी आपने फोटो भेजी थी वह भी उन्हीं के साथ में थी। तो सोनाली कहते हैं, ठीक है। आदमी कहता है, मैडम पैसे? तो सोनाली कहती है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी मैडम ठीक है। आदमी फोन रख देता है। सोनाली आरुष से कहती है, बेबी आप चलते हैं इस लड़की काम तमाम करने। तो आराम से कहता है, बेबी ठीक है, लेकिन नरका में बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। तो सोनाली अपना सरहा हिला देती है और दोनों आरुष की कार से निकल जाते हैं। इधर जीवा ने पूरी पिकनिक से तैयारी कर ली थी। बोलो घर में बने गार्डन जो घर पर थोड़ी दूर पर था वहां पर गए। जीवा ने मेट बिछाया तो रचित और सब उसकी मदद करने लगे। जीराश अपने छोटे छोटे हाथों में टोकरा उठाकर लेकर आया और बोला, मॉम ये कहाँ रखूं? उसके हाथ में टोकरा देख के जीवा में मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टोकरी लेते हुए बोली, गोलू तुम रहने दो करने के लिए। रचित उन दोनों के पास आकर के बोला, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? तो जीराश रचित की तरफ अपना फेस करके, ये पर्सनल बात है डैड। जीवा उसकी बात सुन हंसने लगी। फिर थोड़ी देर वो लोग खेलने लगे। जीराश थक गया था और आकर के मेट पर बैठ जाता है। इधर रचित और जीवा बच्चों की तरह एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। रचित भागे जा रहा था, जीवा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जो दौड़ रही थी और सब लोग बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। जब रचित ने देखा कि जीवा थक गई है तो वह रुक गया। फिर दोनों वापस आने लगे सबके पास। वह दोनों एकदम पहाड़ी के पास खड़े थे। तभी रचित ने कुछ देखा और जीवा को खुद के पीछे कर दिया और उसको उसके आगे आ गया, जिससे रचित के सीने में एक गोली लगी। जीवा जोर से चिल्लाई। रचित सारे बॉडीगार्ड ने उधर देखा जहां सोनाली और आरुषि भाग रहे थे। कुछ बॉडीगार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया। इधर जीवा रचित के और बढ़ने लगे, लेकिन उसके पास पहुंच पाती कि इससे पहले रचित खाई में गिर जाता है। रचित को खाई में गिरता देख जीवा की जान अटक जाती है। शिवा खाई की तरफ भागने लगती है। सब लोग जीवा की तरफ आते हैं और समीर जीवा को पकड़ लेता है। जीराज भी बहुत घबरा गया था और वो जीवा के पास भागकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मॉम। जीवा उसकी तरफ देखे उसे अपने गले से लगा करके जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे जाना है। तो रचित नीचे गिर गया है, मुझे जाने दो। उसको ऐसा देखकर जीराज भी बहुत परेशान हो गया। जीवा बोलती है, रचित रचित आप कहाँ चले गए? रचित वापस आ जाए, देखिए वापस आ जाए, मुझसे मजाक मत करिए। और रोने लगी। समीर उसे समझा रहा था पर जीवा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वह बस रोए जा रही थी। करीब 3 घंटे बीत गए थे और अभी तक रचित का कुछ पता नहीं चला था और अब उसकी फैमिली भी आ गई थी। दादा दादी जी बहुत परेशान थे। बुआ जी और सोनम जीवा को ताने मारे जा रहे थे, कैसी लड़की है, मैंने पहले ही कहा था भाभी की शादी मत करवाओ, लेकिन राजी तो इसके पीछे पागल था, अब देखो खा गई ना हमारे रचित को। जीराश उनकी बात सुनकर के बोलता है, मेरी मॉम को कुछ मत बोलिए, समझिए आप, एसबी मेरे डैड को कुछ नहीं होगा और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। अब जीवा की हालत और खराब हो रही थी।
पूरी रात रचित का कुछ पता नहीं चला। पूरे घर में एसबी परेशान थे, पर बुआ सोनम और रचित की सौतेली माँ के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दादी ने सबको आज रचित के बिला में रोक दिया था। जीवा को कोई होश नहीं था, वो अपने रूम में रचित के फोटो के सामने बैठी रो रही थी। उधर जीराश सबको ऑर्डर दे रहा था कि डैड को ढूंढो। उन्होंने बताया था कि इस लॉकेट से कुछ कनेक्शन है डैड से, अगर उनको कुछ भी होगा तो ये लॉकेट अपने आप टूट जाएगा, जाओ ढूंढो। तो अजय बोला, सर कुछ बॉडीगार्ड यहाँ रहेंगे भाभी, और आपके लिए हम अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। समीर बोला, ठीक है अभी हमें निकलना चाहिए हमें। अजय, समीर, राघव, अतुल निकल गए रचित को ढूंढने। इधर सब लोगों ने खाना खा लिया था, तो दादी ने पूछा मेड से, जीवा ने खाना खाया? तो वो बोली, नहीं मैडम। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ना आए। फिर उनको जीराश आते हुए दिखा, आया और बोला, खाने की प्लेट लाइए। मेड जल्दी से जाके ले आई। फिर जीराश वहां से चला गया जीवा की कमरे की ओर। उसको देख के दादी बोली, बिल्कुल अपने बाप पर गया है ये तो। दादाजी बोले, हाँ भगवान ना करे कि रचित को कुछ हो, नहीं तो जीराश को ही सब संभालना होगा। फिर दोनों चले गए अपने रूम में, तो सोनम पिले के पीछे से निकलकर बाहर आए और बोली, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं इस बचत के बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी खत्म करना ही पड़ेगा। अभी यह मेरे रास्ते में आ रहा है, पहले उसका बाप आता था, फिर यह आने लगा है। फिर वह गुस्से में अपने रूम में गई और बुआ जी और आपकी माँ को अपने कमरे में बुलाया और बोली, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये रचित चला गया, लेकिन इसके जो बीवी बच्चे हैं वह हमें जीने नहीं देंगे। तीनों ने कुछ प्लान बनाया और पूरी ठीक है, सब कुछ हो जाने दो। उसके बाद तीनों अपने अपने रूम में चले गए। इधर जीराश खाना लेकर जीवा के रूम में आया और बोला, मामा खाना खा लो, नहीं तो डैड आएंगे, मुझे बोलेंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। उसकी बात सुन जीवा रोते हुए कहती है, क्या वह सच में आएंगे गोलू? तो जीराश कहता है, मॉम कैसी बातें कर रहे हो, डैड आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो जीवा कुछ सोच करके उसको भी खिलाती और खुद भी खाने लगती है। दोनों खाना खाए रहे थे, तभी उनको केरोसिन तेल की महक आती है। तो जीवा उठते हुए, गोलू यह महक कहाँ से आ रही है? तो जीराश की नजर अपने दरवाजे पर जाती है, तो वो इशारा करते, मॉम उधर देखो, कोई केरोसिन डाल रहा है। जीवा उधर देखती जहाँ से केरोसिन आ रहा था। फिर जीवा कुछ सोचते हुए जल्दी से जीराश को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, लगता है किसी ने हम लोगों को मारने के लिए किया है। गोलू चल यहाँ से, हमें भागना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंसकर रह जाएंगे। फिर जीवा खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की खोलती तो खिड़की नहीं खुलती है। जीवा को अब कुछ समझ में आने लगा था कि कोई ना कोई जरूर उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। ये कहती है, गोलू खिड़की तो नहीं खुल रही है, क्या करें हम? जीराश कहता है, मम्मा चलो, मुझे डैड ने सिगरेट रास्ता बताया है मुझे। तो जीवा उससे पूछती है, कब बताया तुमको? तो वो बोला, मॉम अभी यह सब बात करने का टाइम नहीं है, चलिए हम निकलते हैं हम लोग यहाँ। फिर जीराश अपना हाथ आगे करके बाथरूम की साइड वाली फोटो हटा देता है और वहाँ एक पासवर्ड डालता है, तो वहाँ की थोड़ी दीवार हट जाती है और वह दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। इधर कमरे में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और वह ज्यादा बढ़ती कि समीर, राघव, अतुल और अजय आ गए थे। जीवा के कमरे में आग लगी थी। एक समीर बहुत घबरा जाता है और जल्दी जल्दी आग को बुझाने लगता है। पूरी फैमिली भी आ जाती है और फिर रजित की सौतेली माँ झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, कैसा कैसा दिन देखना पड़ता है, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इधर जीवा और उसका बच्चा दोनों आधे घंटे से लगातार चल रहे थे। उस गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद वह लोग एक मोड़ पर पहुंच जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहां एक बस्ती होती है। वहां पर कम से कम 50 घर होंगे। जीवा जीराश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, घबराओ मत, डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। इतना बोलते बोलते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीराश कहता है, चलो चलते हैं यहाँ से। दोनों थोड़ी दूर चले गए, उस बस्ती में आते हैं। जीवा को एक पुल के नीचे थोड़ी सी जगह दिखती है, तो जीवा अपने बेटे को लेकर के वहां जाकर के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करूं मैं? अगर मैंने पहले ही सोनाली से अपना बदला ले लिया होता तो मुझे आज दिन में नहीं देखना पड़ता। रचित मेरे साथ होता, उसको कुछ नहीं होता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं मेरे बच्चे को लेके? हे महादेव, आपने दूसरी जिंदगी दे दी मुझे, अब आप ही हो और मेरे पति को सही सलामत मेरे पास वापस भेज दूं। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। फिर वहां एक बूढ़ी औरत आती है और जीवा और जीराश को देखते हुए कहती, अरे बेटी क्या हुआ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हो? तो जीवा उस औरत से कहती है, जी दादी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे वहाँ एक कमरा खाली है, तुमको भाड़े पर दे दूंगी।
जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम दे देना, लेकिन अभी तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। चलो। तो जीवा जीराश की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है दादी चलिए। दोनों माँ बेटे उस औरत के साथ उसकी टूटी हुई झोपड़ी के एक कमरे में चले जाते हैं। आग बुझ गई थी और सब लोग अंदर आते हैं, देखते हैं वहां कोई नहीं था। सब बहुत परेशान जाते हैं तो समीर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके कहता है कि जल्दी ढूंढो कहाँ है मेरी बहन। अभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है सर रचित सर का सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद सुनकर समीर जल्दी कहता है ठीक है चलो जल्दी। राघव समीर निकल जाते हैं रचित के पास। वहां जाकर देखते हैं तो रचित एक चेयर पर बैठा हुआ था और सीने पर पट्टी लगी हुई थी। उसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे। अतुल जल्दी से आगे बढ़कर रचित को गले लगा लेता है तो रचित कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ घर पर बाकी सब ठीक है ना। आपकी बात सुनकर का सबका चेहरा लटक जाता है। क्या हुआ बताओगे कोई? तो राघव उसे सब कुछ बता देता है तो रचित गुस्से से कहता है तुम लोग क्या कर रहे थे जो तुम लोग उन दोनों का ख्याल भी नहीं रख सके? और जल्दी से उन आदमियों की तरफ होकर जाता है, पता लगाओ कहाँ है। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए और कहता है जी सर। फिर रचित कहता है पता लगाओ घर में आग किसने लगाई। उसकी बात सुनकर के राघव कहता है जी सर मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता हूं। तो रचित गुस्से में कहता है कैमरा चेक करो या कुछ भी, मुझे अभी फोटो ला कर दो। तो राघव कहता है जी सर। रचित आपने मन में कहता है अगर आपने कुछ किया होगा उनके साथ याद रखना मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आगे क्या करेगी जीवा? या फिर जिंदगी उसको कहीं और पर ले जाना चाह रही है? क्या उसका रचित का साथ यही तक था? ये सब पढ़ने के लिए मेरी कहानी को जरूर पढ़ें माए। च22 जीवा की मजबूरी और रचित का आना। अभी तक आपने पढ़ा। रचित एक चेयर पर बैठा हुआ था और सीने पर पट्टी लगी हुई थी। उसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे। अतुल जल्दी से आगे बढ़कर रचित को गले लगा लेता है तो रचित कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ घर पर बाकी सब ठीक है ना। आपकी बात सुनकर का सबका चेहरा लटक जाता है। क्या हुआ बताओगे कोई? तो राघव उसे सब कुछ बता देता है तो रचित गुस्से से कहता है तुम लोग क्या कर रहे थे जो तुम लोग उन दोनों का ख्याल भी नहीं रख सके? और जल्दी से उन आदमियों की तरफ होकर जाता है, पता लगाओ कहाँ है। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए और कहता है जी सर। फिर रचित कहता है पता लगाओ घर में आग किसने लगाई। अब आगे। इधर जीवा कमरे में आई तो वो औरत आके बोली तुम्हारे पास काम नहीं है ना? तो जीवा बोली नहीं। तो वो बोली तो वो औरत बोली ठीक है मैं यहाँ पास के ढाबे पर काम करती हूँ, तुम चलोगी क्या काम करने? तो जीवा बोली ठीक है आऊंगी मैं। तो वो औरत बोली ठीक है रुको मैं कुछ देती हूँ खाने को। वो औरत कमरे से बाहर चली गई और अपने हाथ में कुछ रोटी और उसके ऊपर अचार रख ले आई और बोली लो खुद भी खा लो और अपने बच्चे को खिला दो। तो जीवा ने रोटी ले ली, वो औरत चली गई। तो जीवा जीराश को अपने पास बुला के बोली गोलू भूख लगी है क्या? तो जीराश उसके पास बैठते हुए बोला मॉम मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। तो जीवा रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाने लगी। जीराश ने कुछ नहीं कहा और खा लिया। दोनों माँ बेटे ने आज 2 रोटी में ही खुद का पेट भर कर सोने चले गए। जीवा जो अभी तक खुद को संभाल कर बैठी थी उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। जीवा अपने मन में आप कहाँ हो, आ जाओ प्लीज। रचित देखिए मुझे और गोलू को आपकी जरूरत है, आ जाइए। मैं क्या करूँ आपके बिना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीवा रोते रोते सो गई। इधर रचित घर आ गया था। उसको देखकर दादा दादी माँ खुश होते हैं। दादी उसके पास जाकर के उसके गले से लगाती और कहती है तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? तो रचित दादी से कहता है दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसको देखकर ही उसकी सौतेली माँ बुआ और सोनम के तो खून जम गए थे। मुझे तो तीनों की तरफ गुस्से में देखता है और फिर दांत जमाते हुए कहता है घर में आग कैसे लगी थी दादी? और जीवा और मेरा बेटा कहाँ गए? दादी उसकी भाषण की कहती है हम बच्चे आग लग गई थी लेकिन उस कमरे में ना तो जीवा थी ना तो गोलू था। तो रचित बोला तो फिर दोनों कहाँ गए हैं आप बताओगे मुझे? तो दादी चुप हो गई। तो दादाजी बोले बेटा अभी तुम आराम करो, हम लोगों का पता लगवा रहे हैं उन दोनों का, वह दोनों जल्दी ही मिल जाएंगे। तू रचित उन दिनों की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला अगर नहीं मिली तो देख लीजिएगा मैं उन सब का क्या करूंगा जिन सबका इनमें हाथ होगा। अब की बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। ये बोल रचित अपने रूम में चला गया। जो राघव ने अब सही करवा दिया था वो रूम में आया और बाथरूम में जाके सावर के नीचे खड़ा हो गया और दीवार पर अपने हाथ मारते हुए बोलने लगा जान कहाँ हो तुम?
वापस आ जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, आ जाओ जान। इधर सुबह हुई और जीवा का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। जीवा उठी और दरवाजा खोली तो देखा कि वही औरत थी जिसने उसे घर भाड़े पर दिया था। वो बोली, जी बोलिए। तो वो औरत बोली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको काम के लिए निकलना होगा। तो जीवा उस औरत से बोली, मेरे पास बस यही कपड़ा है। तो वो औरत बोली, हाँ मुझे पता था, इसलिए ये साड़ी लाई हूँ, पहन लो और जल्दी आओ। जीवा अपना सरहा में हिला के अंदर आने लगी। अभी तक आवाज सुन के जीराश उठ गया था। जीवा चलने लगी तो उसका सर चकराने लगा, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। जीराश जीवा को गिरते देख जल्दी से अपनी मॉम के पास आया और बोला, मॉम क्या हुआ आपको, बोलो। पर जीवा बेहोश हो गई थी। जीराश की आंखों में आंसू आ गए। वो जीवा के हाथ को पकड़ हिलाने, मॉम उठिए ना, मॉम उठिए। वो औरत आगे आई और जीवा को आवाज लगाई, पर जब जीवा नहीं उठी तो जीराश को रचित की बात याद आई। याद रखना, अगर कभी भी तुम्हारी मॉम या तुम दोनों किसी मुसीबत में हो तो इस लॉकेट के पीछे की बटन को दबा देना। मैं कहीं भी रहूं मुझे तुम्हारा लोकेशन मिल जाएगा। जीराश ने जल्दी से बटन दबा दिया और वो औरत पानी लाए और जीवा के मुंह पर छिड़कने लगी। थोड़ी देर में जीवा होश में आ गई तो जीराश उससे गले लग गया और बोला, मॉम आप ठीक हो ना। तो जीवा बोली, गोलू मैं ठीक हूँ, चलो हटो, मॉम को अब काम पर जाना है। तो जीराश बोला, मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज रहने दो, काम पर मत जाओ। तो जीवा बोली, गोलू अगर काम पर नहीं जाओगी तो हम खाएंगे क्या, और फिर इस कमरे का भाड़ा भी तो देना है ना। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, फोल्डेड हैंड्स, माफ करिएगा मेरी वजह से आप भी लेट हो गई। तो वो औरत उठते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, अगर अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो तो चलो चलते हैं। तो जीवा उनके साथ जाने लगी तो जीराश भी उसके पीछे आने लगा। तो जीवा उससे बोली, गोलू तुम यही रहो, मॉम शाम को आएगी, ठीक है। तो जीराश बोला, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो वो औरत बोली, अरे कोई बात नहीं, ले चलो, बच्चा जब जिद कर रहा है। जीवा अपना कमरा बंद करके निकल जाती है। इधर सिंह विला में रचित भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसको इस तरह भागता देख गीता जी आगे आते हुए बोली, रचित कहाँ जा रहे हो। पर रचित था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका लॉकेट उसके हाथ में था। राघव, अजय, अतुल, समीर सब आ गए। तभी रावत जी बोले, रचित क्या हुआ है, बोलो कुछ। तो रचित बोला, डैड मुझे जीराश ने लोकेशन भेजी है। उसकी बात सुन सब खस हुए। फिर रचित परेशान होते हुए बोला, मैंने उससे ये तब करने को कहा था जब वो दोनों किसी मुसीबत में हो, मुझे जल्दी जाना होगा। वो आगे बढ़ने लगा, उसके साथ समीर और सब लोग भी आगे आ गए। बाहर आके कार में बैठ निकल गए। इधर जीवा और जीराश जहां काम करना था वहां पहुंचे तो उस औरत ने जीवा को ढाबे के मालिक से बात करवा के नौकरी दिला दी। जीराश वही एक पत्थर पर बैठकर जीवा को काम करता देख रहा था। उसे अपनी मॉम को ऐसे काम करता देख बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो भी जीवा के पास आके पानी का पंप चलाने लगा। जीवा ने जब अपने बच्चे को उसकी मदद करते हुए देखा तो उसके आंसू बह गए। उसने सोचा, कहाँ ये सिंह फैमिली और रावत फैमिली का सबसे लाडला बच्चा आज आके अपनी माँ को देखकर नौकरों वाला काम कर रहा है। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि जीवा का काम खत्म नहीं हुआ तो वो उसके पास आके बोला, ऐसे महारानी की तरह करोगी तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जीवा उसकी बात सुन जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसका काम खत्म हुआ तो मालिक बोला, जाओ बाहर कुछ लोग हैं उनको खाना दे आओ। जीवा ऐसे ही काम करती रही। वो सब्जी का कटोरा लेके जा ही रही थी कि उसके हाथ से वो कटोरा गिर गया। तो मालिक उसके पास आके उसको धक्का देते हुए बाहर की तरफ बोला, चल निकल जा यहाँ से, मेरा नुकसान करवा दिया। तो जीवा हाथ फोल्डेड हैंड्स हुए बोली, मेरा पैसा तो दे दीजिए जो मैंने काम किया। तो मालिक बोला, कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जीराश भी अपनी माँ के पास आ गया। जीवा बोली, देखिए मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस इसके लिए कुछ दे दीजिए, मैं पैसे नहीं मांगूंगी। ढाबे का मालिक बोला, जा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, और जीवा को बाहर निकालने लगा। जीवा खुद को संभालते हुए उठी और जीराश को अपने साथ लेके ढाबे से निकलकर बाहर आई। तभी वहां 8 कार आके रुकी। उनमें से बॉडीगार्ड निकले और रचित जल्दी से बाहर आया और उसकी नजर जीवा पर गई जो 3 दिन पहले जैसी नहीं लग रही थी। कहाँ वो अपनी जीवा को राजकुमारी की तरह रखता था, कहाँ आज उसकी जीवा ऐसी दिख रही थी।
अपने डैड को देख जीराश दौड़ता हुआ उसके पास आया तो रचित ने उसे बैठकर गले लगा लिया। जीराश आज रो रहा था, ये देख सब हैरान थे क्योंकि जीराश को कुछ भी हो जाए पर वो रोता नहीं था, पर आज वो जोर जोर से रो रहा था। आखिर 5 साल का बच्चा और कर भी क्या सकता था। रचित की नजर जीवा पर गई जो अपने आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। रचित ने समीर को जीराश को संभालने के लिए दे दिया और खुद जल्दी जल्दी आगे आया और जीवा को गले लगा लिया। जीवा जो बूंद बने खड़ी थी वो होश में आई और रचित को खुद को गले लगाए देख वो बोली रचित रचित। तो रचित उससे अलग होते हुए उसका फेस अपने हाथ में लेते हुए बोला जान मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जीवा को जब लगा कि यह सपना नहीं है तो वो रचित के सीने से लग फफक के रो पड़ी। जीवा रोते हुए बोली आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी कहीं मैंने आपको खो तो नहीं दिया। और इतना बोल वो रोने लगी। रचित उससे बोला जान तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमको छोड़कर चला गया। तो जीवा कुछ नहीं बोली तो रचित उसके सर को ऊपर किया तो जीवा बेहोश थी। रचित घबरा के राघव से बोला राघव जल्दी हॉस्पिटल चलो, सब परेशान हो गए। रचित जल्दी से उसे कार में लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आके रुकी तो रचित जीवा को गोद में लिए ही हॉस्पिटल के अंदर आया। राघव ने जल्दी से डॉक्टर को बोल जीवा का चेकअप करने को बोल दिया था। डॉक्टर ने जीवा का चेकअप किया तो वो रचित की तरफ देखते हुए बोला सर मैडम बिल्कुल ठीक है और वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोगों को इनको इस हालत में इतना काम नहीं करवाना चाहिए और ऊपर से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। तो रचित उसको बीच में टोकते हुए बोला कहना क्या चाहते हैं आप, वो बोलिए मेरी वाइफ को क्या हुआ है और किस हालत की बात कर रहे हैं आप। तो डॉक्टर बोला सर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की बात सुन रचित थोड़ी देर के लिए चुप रहा तो समीर यूज गले लगाते हुए बोला मुबारक हो, तू फिर से पापा बनने वाला है। तो रचित मुस्कुराते हुए बोला है और तू मामा। तब तक जीराश अतुल अजय सब वहां आ गए थे तो जीराश रचित से डैड मॉम को क्या हुआ, वो सुबह भी बेहोश हो गई थी। तो रचित उससे पूछता है जब मॉम बेहोश हो गई थी तो वो और आप उस ढाबे पे क्या कर रहे थे। तो जीराश उसे सारी बातें बता देता है जो हुआ था, जिसे सुन के रचित का गुस्सा बढ़ गया। उसका गुस्सा देख सब डर गए। डॉट 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 अब आगे क्या होने वाला है, क्या रचित गुस्से में कुछ गलत कर जाएगा या खुद का गुस्सा शांत कर लेगा, आगे जानने के लिए मेरी कहानी को पढ़ते रहिए। आगे की कहानी कल लिखूंगी, तब तक के लिए फोल्डेड हैंड्स। 23 प्रेगनेंसी का पता चलना और घर वापस आना। अभी तक आपने पढ़ा। कुछ देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आके रुकी तो रचित जीवा को गोद में लिए ही हॉस्पिटल के अंदर आया। राघव ने जल्दी से डॉक्टर को बोल जीवा का चेकअप करने को बोल दिया था। डॉक्टर ने जीवा का चेकअप किया तो वो रचित की तरफ देखते हुए बोला सर मैडम बिल्कुल ठीक है और वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है। आप लोगों को इनको इस हालत में इतना काम नहीं करवाना चाहिए और ऊपर से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। तो रचित उसको बीच में टोकते हुए बोला कहना क्या चाहते हैं आप, वो बोलिए मेरी वाइफ को क्या हुआ है और किस हालत की बात कर रहे हैं आप। तो डॉक्टर बोला सर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की बात सुन रचित थोड़ी देर के लिए चुप रहा तो समीर यूज गले लगाते हुए बोला मुबारक हो, तू फिर से पापा बनने वाला है। तो रचित मुस्कुराते हुए बोला है और तू मामा। डॉट 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 अब आगे जीराश की बात सुन रचित उसके सर पर हाथ फेरते हुए अजय की तरफ देखता है तो अजय उसकी बात समझकर वहां से कुछ बॉडीगार्ड लेके चला गया था। फिर रचित और सब जीवा के बोर्ड को तरफ आ जाते हैं जिस कमरे में जीवा थी। अभी तक जीवा को होश आ गया था, वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो गई। तभी उसे रचित दिखा आते हुए वो जल्दी से उठने को हुई तो रचित जल्दी आगे आया और जीवा को बेड पर बिठाते हुए बोला जान क्या कर रही हो, आराम से, तुमको कुछ चाहिए क्या, मुझे बताओ मैं लाता हूँ। उसकी बात सुन जीवा कुछ नहीं बोली और उसके गले लग जाती है तो रचित समझ जाता है कि जीवा अभी भी सब सोच रही है। तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए रचित कहता है जान हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो जीवा उसकी तरफ देखती है तो रचित उसके माथे पर किस करके कहता है हाँ जान। तो जीवा खुश होती है, उसकी नजर बाकी सब पर जाती है तो वह रचित से थोड़ा दूर हटते हुए बैठ जाती है। जीराश समीर का हाथ छोड़कर जीवा के पास आते हुए कहता है मोम अब आप कैसी हैं। तो जीवा उसे गले लगाते हैं, कहती है मेरा गोलू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने कुछ खाया। तो जीराश ने अपना सर हाँ में हिला दिया।
समीर आगे आते हुए बोला है छोटी अब तेरी तबीयत कैसी है? तो जीवा बोली भाई मैं अब ठीक हूँ। तो समीर उससे बोला छोटी अगर तुम दोनों वहां से निकल गए थे तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? बोलो क्या तुमको अपने भाई पर भरोसा नहीं था? तो जीवा उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाते हुए बोली नहीं भाई आप ऐसा मत सोचो, वो समय ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ कहाँ जाऊँ। तो समीर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला ठीक है तुम अब वो सब मत सोचो। तभी समीर का फोन बजता है। समीर अपने पॉकेट से फोन निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ का कॉल होता है। समीर कॉल उठाता है तो उधर से गीता जी की परेशान सी आवाज आई, समीर क्या हुआ, गुड़िया और जीराश मिल गए क्या? तो समीर बोला माँ छोटी मिल गई है और जीराश भी ठीक है और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। तो गीता जी बोली कैसी खुशखबरी? तो समीर बोला माँ आप नानी बनने वाली है। तो गीता जी खुश होते हुए बोली क्या तुम सच कह रहे हो? तो समीर बोलता है हाँ माँ अब मैं रखता हूँ फोन, हम सब घर ही आ रहे हैं। फिर वो कॉल कट कर देता है। तो रचित से कहता है अब हमको घर चलना चाहिए। तो अतुल कहता है हाँ भाई भाभी को लेकर चलिए। तो रचित राघव को देखते हुए बोला सब कुछ हो गया है? तो राघव बोला जी सर सब हो गया, आप अब चल सकते हैं। तो रचित जीवा को अपनी गोद में उठा लेता है जिसे देख सब मुस्कुराने लगे और जीवा ने अपना सर रचित के सीने में छुपा लिया। हॉस्पिटल से सब बाहर निकले और अपनी अपनी कार में बैठ गए। कार अपने सफर पर चल पड़ी। इधर सिंह मैंशन में सोनम और उसकी माँ और बुआ जी की हालत खराब हो रखी थी क्योंकि उनको पता था कि उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। तीनों एक कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। सोनम अपनी माँ से बोली माँ मैंने तो सीसीटीवी की जितनी भी फोटो थी वह सारी डिलीट कर दी थी, फिर तो कोई सवाल नहीं उठता है कि उनको हमारे बारे में कुछ पता चल सके। तो उसकी माँ अपने हाथ की ग्लास नीचे रखते हुए कहती है नहीं सोना तो समझ नहीं रही है, रचित बहुत बड़ी हुई शख्सियत है, वह किसी ना किसी तरह सारी सच्चाई पता लगा ही लेगा, इसलिए उसके सारी सच्चाई जानने से पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम सब इसमें से बाहर आ जाए। तो सोनम कहती है पर क्या करेंगे माँ आप बताओ हमें। तो उसकी बुआ कहती है वह आदमी कहाँ है? तो सोनम की माँ बोली दीदी मैंने उसको पैसे दे करके रात को ही यहाँ से चले जाने के लिए बोल दिया था और वह अभी तक तो आउट ऑफ कंट्री चला गया होगा। तो सोनम की बुआ हंसते हुए कहते हैं तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि रचित हमें पकड़ पाए, उसके पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। तो सोनम कहती है जैसा आप लोग सोच रही है वैसा ही हो तो ही हम लोग बच सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है ऐसा ही होगा। सिंह मैंशन के बाहर कुछ कारें आकर रुकती है। बॉडीगार्ड आकर के कार का दरवाजा खोलते हैं। रचित जीवा को सहारा देकर के नीचे उतारता है और उसे गोदी में उठाने लगता है। तो जीवा उसको मना कर देती है और कहती है क्या कर रहे हो आप? रचित मैं चल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो रचित से कहता हूँ तो क्या हो गया, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ ना, इसमें तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो जीवा कहती है नहीं मैं खुद जा सकती हूँ, रहने दीजिए। तो रचित उसकी बात मानते हुए उसका हाथ पकड़ करके विला के अंदर आने लगता है। सब विला के अंदर जाते हैं तो गीता जी आगे आ करके जीवा को गले लगा लेती है और कैसी है मेरी गुड़िया, तू ठीक तो है ना? तो जीवा कहती है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। रावत जी भी आगे आते हुए कहते हैं गुड़िया तुम ठीक हो ना? तो जीवा उनके गले लगते हुए कहती है हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। दादा दादी भी अपने कमरे से बाहर आते हैं और जीवा को देखते हैं तो उसके पास आते हुए कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो जीवा कहती है हाँ दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बता दीजिए। मुस्कुराते हुए कहती हैं मैंने ये सुना है वो सच है क्या, मैं फिर से पर दादी बनने वाली हूँ? तो जीवा मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे करके हमें हिला देती है। तो दादी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं जीती रहो मेरी बच्ची, भगवान हमेशा तुमको ऐसे ही मुस्कुराते हुए रखे। फिर दादाजी दादी से बोले अरे बहू को अंदर जाने दो, आराम करने के लिए वो अभी बाहर से आ रहे हैं। तो दादी जी कहती है हाँ रचित जीवा को कमरे में ले जाओ। तो रचित कहता है हाँ दादी बस ले जाता हूँ। रचित जीवा को लेकर अपने रूम में आ जाता है और जीवा को बेड पर बिठाकर के बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए चला गया। जीवा अपने रूम में बैठी उस रूम को देख रही थी। करीब 10 मिनट बाद रचित बाथरूम से बाहर आया और बोला जान पानी गर्म हो गया है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं जीराश देखकर आता हूँ। जीवा अपना सर हिलाती है और अलमारी से कपड़े निकाल करके बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए।
रचित अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है राघव वहीं पर खड़ा था, तो वह पूछता है राघव क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राघव रचित से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो रचित अपने कमरे की तरफ देखता है और दरवाजा बंद कर देता है, फिर राघव को स्टडी रूम की तरफ इशारा करता है और आगे चला जाता है। स्टडी रूम में आकर के वो राघव से पूछता है बोलो क्या बोलना है। तो राघव कहता है सर कमरे में आग जिसने भी लगाई थी उसने बहुत सोच समझकर सारा काम किया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है और सारी फोटो भी डिलीट है। वही नहीं, एक बॉडीगार्ड भी गायब है और उसकी पूरी फैमिली भी रातों रात गायब हो चुकी है। ये बात तो समझ आती है कि कोई फैमिली का ही था जिसने ये काम करवाया है, क्योंकि घर के सीसीटीवी रूम के कमरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये जिसने भी किया था उसे पता था कि सीसीटीवी रूम किधर है। तो रचित गुस्से में कहता है ठीक है, अब से दो दो कैमरे लगाओ, एक हिडन कैमरा लगाओ घर पर और एक ऐसे ही घर में किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए कि घर में हिडन कैमरा लगा है। आखिर हम भी तो देख रहे हैं कि मेरी ही बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश फैमिली वालों में से किसने की है, और अगर मेरा शक सही हुआ तो मैं उन लोगों को जिंदा जला दूंगा। तभी उन्हें जीवा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। रचित जीवा के चीखने की आवाज सुनकर घबरा जाता है और भागता हुआ कमरे की ओर जाने लगता है। इधर घर के सारे लोग भी जीवा के कमरे की तरह ही जाने लगते हैं। रचित जल्दी से कमरे में आता है तो जीवा को देखकर हैरान रह जाता है। जीवा अपने दोनों पैर ऊपर करके सोफे के नीचे देख रहे होती है। रचित उसके पास आता है, उसे गले लगाते हुए कहता क्या हो गया जान, तो देख जोर से क्यों चिखी। तब तक सारे घर वाले भी उसके कमरे में आ गए होते हैं। समय पूछता छोटी क्या हुआ, तू क्यों चिल्लाई। तो जीवा हकलाते हुए कहती है भाई भाई वहां पर छिपकली थी। उसकी बात सुनकर अतुल, समीर और बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं। तो जीवा रचित की तरफ देखती है जो उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। फिर रचित राघव की ओर देखकर कहता है राघव चेक करो बाथरूम में। राघव दो बॉडीगार्ड और जाके बाथरूम में चेक करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी छिपकली होती है। तो राघव बोलता है बॉडीगार्ड से उठाओ उसे। बॉडीगार्ड आगे आता है और छिपकली को अपने हाथ में उठा करके जीवा के सामने से लेकर जाने लगता है। तो जीवा रचित से कहती है देखो देखो मैंने कहा था ना ये बहुत बड़ी है, देखो आप। रचित जीवा को देखकर कहता है जान बहुत बड़ी है, मैंने देखा। जीराश अपनी माँ के पास आकर कहता है मॉम आप एक छोटी सी छिपकली से डर गई। तो जीवा मुंह बनाते हुए कहती है हाँ तो क्या हो गया। तो जीराश कहता है ऐसे नहीं डरना चाहिए आपको। उसकी बात सुनकर के जीवा उसको घूरने लगती है तो वह उठ करके समीर के पास चला जाता है। सारे लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जीवा जो अभी तक रचित की गोद में बैठी हुई थी, तो रचित उससे कहता है जान अगर तुमको इतना अच्छा लग रहा है बैठना तो बैठी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रचित की बात सुन करके जीवा मुंह बनाते हुए उठती है और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वह अपना सर बाथरूम में डालकर एक बार चेक करती है, फिर बाथरूम में जाती है। उसकी ऐसी हरकतें देख रचित मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता है और फिर जीवा कहता है छिपकली निकल गई है, तुम अब अंदर जाओ। तो जीवा अंदर चली जाती है। 24 किंडरगार्टन से कॉल आना। अभी तक आपने पढ़ा। जीराश अपनी माँ के पास आकर कहता है मॉम आप एक छोटी सी छिपकली से डर गई। तो जीवा मुंह बनाते हुए कहती है हाँ तो क्या हो गया। तो जीराश कहता है ऐसे नहीं डरना चाहिए आपको। उसकी बात सुनकर के जीवा उसको घूरने लगती है तो वह उठ करके समीर के पास चला जाता है। सारे लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जीवा जो अभी तक रचित की गोद में बैठी हुई थी, तो रचित उससे कहता है जान अगर तुमको इतना अच्छा लग रहा है बैठना तो बैठी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रचित की बात सुन करके जीवा मुंह बनाते हुए उठती है और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वह अपना सर बाथरूम में डालकर एक बार अब आगे ... जीवा नहा के बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है रचित और जीराश वही सोफे पर बैठे थे। तो जीवा उनको देखकर कहती है अरे क्या बात है आज आप दोनों एक साथ। तो रचित उसके पास आके उसे बिठाते हुए कहता है जान हम ये सोच रहे थे कि अब से आपको क्या खाना है क्या नहीं, ये सब हम दोनों देख लेंगे। तो जीवा मुंह बनाते हुए कहती है क्या मैं पहली बार माँ बन रही हूँ जो आप लोग ऐसे बोल रहे हो। तो जीराश उसको देखकर मोम आप ये लो ये खाओ और ये काफी टेस्टी है। तो जीवा कुछ ना बोलते हुए सेब लेकर खाने लगी। उसके ऐसे मुंह बनाने से जीराश रचित हंसने लगे। तो जीवा उनको घूरते हुए कहती है मुंह बंद करो आप दोनों, ठीक है। तो रचित का फोन बजता है तो वो उसे रिसीव करता है तो उधर से आवाज आती है मिस्टर सिंह। तो रचित कहता है हाँ। तो उधर से आवाज आती है
मैं किंडरगार्टन से प्रिंसिपल बोल रहा हूं। तो रचित कहता है जी कहिए। तो प्रिंसिपल कहता है मिस्टर सिंह जी राश 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रचित उनसे कहता है हाँ कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वो नहीं जा पाया, कल से वो जाएगा। तो प्रिंसिपल कहता है मिस्टर सिंह वो कल हमारे स्कूल में छोटा सा फंक्शन है बच्चों का, जीराश स्कूल आया नहीं इसलिए हम लोगों को मौका नहीं मिला बताने का, तो क्या आप आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो? रचित कहता है ठीक है हम आ जाएंगे और फिर कॉल कट कर देता है। जीवा उससे पूछती है कौन था? तो रचित उसको बताता है कि जीराश के स्कूल से कॉल था और जो जो बात हुई सब बताता है। तो जीवा खुश होते हुए बोली अरे वाह, फिर उदास होते हुए बोली पर गोलू तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना? तो जीराश अपनी माँ को देखता है जो थोड़ी उदास हो गई थी। फिर रचित उससे कहता है कोई बात नहीं हमारा बच्चा फिर कभी कर लेगा। तो जीवा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है हाँ। फिर तीनों नीचे खाना खाने आ जाते हैं। तो गीता जी जीवा की थाली में खाना देते हुए कहती है खाओ गुड़िया, तुमको अभी ज्यादा खाना चाहिए, और खाना डालने लगी। तो जीवा उनको रोकते हुए कहती है माँ बस करिए, कितना खाओगी? मैं उसकी ऐसी हालत देख सब हंस रहे थे। थोड़ी देर में सब अपना खाना खत्म करते हैं। रचित जीवा को कहता है तुम चलो अब सो जाओ। तो गीता जी जीवा से कहती है हाँ बेटा तुमको सो जाना चाहिए। जीवा सब की तरह बेचारी की नजरों से देखते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो रचित जीराश की तरफ देखकर कहता है आप भी चलो सो जाओ, कल स्कूल जाना है। जीराश भी ऊपर चला जाता है सोने के लिए। डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवा थोड़ी लेट से उठती है तो देखती है कि जीरा स्कूल चला गया होता है और रचित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। रचित देखता है कि जीवा उठ गई है तो उसकी तरफ मुड़ करके कहता है जान मैं अभी जा रहा हूँ, तुम सीधा ऑफिस चले जाना, हम वहीं से जाएंगे जीराश के स्कूल। तो जीवा कहती क्या गोलू चला गया स्कूल? तो रचित उसके पास आकर उसके पास बैठते हैं। क्या था? हाँ वह स्कूल चला गया। और फिर उसकी कमर पकड़ के आगे खींच करके उसके होंठ पर एक लाइट किस करके कहता अब तुम भी उठो और फ्रेश हो जाओ। जीवा उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और रचित वही सोफे पर बैठकर के सोफे पर काम करने लगता है। करीब 20 मिनट के बाद जीवा फ्रेश होकर के बाहर आती है तो रचित उसके पास आकर के कहता है जान चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो जीवा अपना सर हिला देती है। दोनों नीचे आते हैं और एक साथ बैठकर के नाश्ता करते हैं। जब तक राघव भी आ गया था। रचित राघव को देखकर कहता है तैयारी हो गई है? तो राघव कहता है जी सर सारी तैयारी हो गई है। तो रचित जीवा के पास आगे कहता है जान अभी मैं निकल रहा हूँ, तुमको जब आना होगा तो मेरे पास कॉल कर देना, मैं बॉडीगार्ड भेज दूंगा, वह तुमको ऑफिस लेकर आ जाएंगे। जीवा कहती है ठीक है मैं आपको कॉल कर दूंगी। फिर रचित उसके माथे पर एक किस करके राघव के साथ बाहर चला जाता है। इधर कार में रचित राघव की तरफ देखकर कहता है क्या वह लोग भाग गए हैं? थोड़ा तो कहता है हाँ सर, कोई तीसरा इंसान था जो लोगों से मिला हुआ था और उन्हीं लोगों ने उनको निकाला है। तो रचित कहता है ठीक है लेकिन जीवा को इस बारे में कुछ पता ना चले। तो राघव कहता है ठीक है सर ऐसा ही होगा। डॉट इधर घर पर जीवा अपने बेड पर लेटी उन्हीं सब दिनों के बारे में सोच रही थी और सोचते हुए बोली अब मैं सोनाली को छोड़ूंगी नहीं। और फिर खुद से बोली मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो सकूं, वरना कल तो रचित आ गए थे मुझे बचाने के लिए, हमें समय रचित के पीछे तो नहीं खड़ी रह सकती हूं और ना ही वह हमेशा मुझे बचाने के लिए रह सकते हैं, वह कभी कभी आउट ऑफ भी चले जाते हैं। तो फिर उस वक्त मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे मजबूत बनना होगा अपने बच्चों के लिए ताकि मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है बेबी अब मम्मा बहुत स्ट्रांग बनेगी आप लोगों के लिए। ऐसे ही बात करते करते पता नहीं कब जीवा की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। इधर ऑफिस में रचित मीटिंग करके अपने केबिन में आता है और फोन लेकर के जीवा को कॉल लगाने लगता है। 3 बार कॉल करता है तब जाकर के जीवा फोन उठाती है और नींद भरी आवाज में कहती है हेलो कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है? तो रचित मुस्कुराते हुए कहता है हेलो जान तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा हूँ। जीवा रचित की आवाज सुन करके उठ जाती है और कहती है हस्बैंड, और फिर खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहती ओहो हाँ रचित बोलिए। रचित हंसते हुए कहता है सोकर उठ गई तुम? तो जीवा कहती है हाँ। तो रचित कहता है ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने भेज दिया है राघव को तुमको लेने के लिए। तो जीवा कहती है ठीक है मैं रेडी होती हूँ। कॉल कट करके जीवा रेडी होने लगती है।
इधर किंडरगार्टन में जिराश अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है तो प्रिंसिपल उसको देखकर कहते हैं, अरे जिराश आप आइए। जिराश एटीट्यूड में आता है और प्रिंसिपल से कुछ कहता है जिसे सुनकर के प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं और फिर उससे कहते हैं, आप श्योर तो कि आप ये करना चाहते हैं? तो जिराश कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। ऐसा क्या कहा जिराश ने जिसे सुनकर के प्रिंसिपल हैरान रह गए हैं और क्या करने वाला है जिराश, ये सब जानने के लिए मेरी आगे की कहानी पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नीचे ज्यादा नमस्कार, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। 25 जिरांश का स्कूल में जितना अभी तक आपने पढ़ा। इधर ऑफिस में रचित मीटिंग करके अपने केबिन में आता है और फोन लेकर के जीवा को कॉल लगाने लगता है। 3 बार कॉल करता है तब जाकर के जीवा फोन उठाती है और नींद भरी आवाज में कहती है, हेलो कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है? तो रचित मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो जान, तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा हूँ। जीवा रचित की आवाज सुनकर के उठ जाती है और कहती है, हस्बैंड? और फिर खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहती, ओहो हाँ रचित बोलिए। रचित हंसते हुए कहता है, सोकर उठ गई तुम? तो जीवा कहती है, हाँ। तो रचित कहता है, ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने भेज दिया है राघव को तुमको लेने के लिए। तो जीवा कहती है, ठीक है मैं रेडी होती हूँ। कॉल कट करके जीवा रेडी होने लगती है। इधर किंडरगार्टन में जिराश अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है तो प्रिंसिपल उसको देखकर कहते हैं, अरे जिराश आप आइए। जिराश एटीट्यूड में आता है और प्रिंसिपल से कुछ कहता है जिसे सुनकर के प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं और फिर उससे कहते हैं, आप श्योर तो कि आप ये करना चाहते हैं? तो जिराश कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। डॉट 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 डॉट। अब आगे। इधर जीवा तैयार होकर राघव के साथ निकल जाती है। कार सिंह एंटरप्राइज के अंदर आती है तो राघव उतरकर कार का गेट खोलता है। जीवा नीचे उतर गई और उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जहां उसका पति इतनी मेहनत करके पहुंचा था खुद के दम पर। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो रचित की वाइफ है। उसने अपने मन में ही कहा, एक दिन मैं भी अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी तो रचित को भी मुझ पर गर्व होगा। वह यही सब सोच रही थी कि उसे राघव की आवाज आती, मैडम अंदर चले? तो जीवा अपने होश में आके कहती है, हाँ चलो। दोनों लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए ऑफिस के लोग देखकर बातें कर रहे थे। जीवा ने सबको इग्नोर किया और आगे आगे चलने लगी। दोनों लिफ्ट से ऊपर आए तो राघव बोला, मैडम इस तरफ आइए, और एक केबिन के बाहर लेकर आ गया और बोला, मैडम आप अंदर चले जाइए। जीवा ने हाँ बोली और अंदर चली गई। जीवा ने देखा कि रचित सोफे पर बैठ के अपने सर पर हाथ घुमा रहा था तो जीवा जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? रचित उसको देखकर उसको बिठाकर अपने सर को उसकी गोद में रख लेता है। तो जीवा उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, अब चोट कैसी है आपकी? तो रचित उससे कहता है, जख्म ज्यादा नहीं था इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। फिर रचित जीवा के पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, प्रिंसेस आप जल्दी से आ जाओ, आपके डैडी आपके साथ खेलना चाहते हैं। तो जीवा उसकी बात सुन रचित से कहती है, आपको बहुत पता है कि प्रिंसेस ही होंगी, आपको प्रिंस भी तो हो सकता है ना? तो रचित जीवा की गोद से उठते हुए बोला, पर प्रिंस तो है ना हमारे पास, बस अब प्रिंसेस चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ तो रचित बोला, अंदर आ जाओ। तो राघव अंदर आते हुए बोला, सर टाइम हो गया है छोटे सर के स्कूल जाने का। तो रचित उठते हुए जीवा के आगे अपना हाथ करते हुए बोला, चलो जान चलते हैं। जीवा ने उसका हाथ पकड़ा और उठकर रचित के साथ केबिन से बाहर आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। सब नीचे आए तो बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। जीवा रचित कार में बैठ गए, फिर कार अपने रास्ते पर दौड़ पड़ी। रास्ते में रचित ने राघव से कहकर जीवा के लिए कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया था क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ को भूख लग गई होगी और वो बिना दोपहर में खाना खाए ही सो गई थी। और उसके कॉल करने पर तो वो उठी और रेडी होके उसके पास आ गई। जीवा खुद खा रही थी और बीच बीच में रचित को भी खिला रही थी। रचित भी चुपचाप खा ले रहा था क्योंकि उसने बस सुबह में नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो मीटिंग में था। दोनों खाना खत्म करते हैं तब तक कार स्कूल की गेट पर पहुंच जाती है। तो राघव कहता है, सर हम पहुंच गए हैं। तो रचित और जीवा दोनों कार से उतरते हैं और बॉडीगार्ड के साथ स्कूल के अंदर आने लगते हैं। तभी वहां के प्रिंसिपल एक बुके लेकर उनके पास आके कहता है, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंह।
तो रचित उनको थैंक्स बोलता है। प्रिंसिपल उन दोनों को अंदर लाता है और उनको कहता है सर आप लोगों की यही सीट है। तो जीवा उससे कहती है जी राश कहाँ है। तो प्रिंसिपल बोलता है जी मिसेस सिंह वो बाकी बच्चों के साथ है। तो जीवा कहती है ठीक है। कुछ पेरेंट्स रचित जीवा से मिलने आते हैं। फिर एक टीचर स्टेज पर आके अनाउंस करती है और स्टार्ट करती है। धीरे धीरे परफॉर्मेंस खत्म हो रही थी तभी टीचर वापस स्टेज पर आके कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन अब यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं हमारे स्कूल के सबसे होनहार मल्टी टैलेंटेड बॉय जी राश सिंह। उसकी बात सुन जीवा रचित की तरफ देखती है जो बिना किसी भाव के स्टेज की तरफ देख रहा था। जीवा उसको कोहनी मारते हुए आपको पता था क्या कि गोलू भी पार्टिसिपेट करेगा। उसकी बात सुन रचित उससे कहता है नहीं मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा पर उम्मीद थी कि वो ऐसा करेगा। जीवा को रचित की बात समझ ही नहीं आई और वो अपना फेस स्टेज की ओर कर लेती है और आगे देखने लगती है जहां जीराश अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर स्टेज के आगे बढ़ रहा था। जीराश स्टेज के आगे आया और माइक लेकर बोला हेलो मेरा नाम जीराश सिंह है। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने मोम डैड के लिए आया हूँ और आज मैं अपने मोम डैड के लिए कुछ कविता कहना चाहता हूँ। थैंक्स। फिर जीराश ने बोलना स्टार्ट किया डॉट 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 डॉट। कैसे कहूँ खुद को कहाँ खोलो मन को आप ही तो वो हैं मेरी शक्ति विपरीत हिस्सा बस यूं ही मेरी शक्ति बनते जाना। सिर्फ मम्मी पापा एक दिन खुद को खोजने निकले। सब मिला सोहरात पैसा संतोषी पर खुद को ना खोज पाया खुद को ना पहचान पाया। मेरी यूं ही पहचान दिलते जाना सिर्फ मम्मी पापा कभी दंगा जाता हूँ समझ नहीं पता हूँ समझा नहीं पता हूँ मेरा यूं ही सहारा बनते जाना सिर्फ मम्मी पापा अभी छोटा हूँ शायद फैसले ठीक से ना ले पाओ गलती भी कर दूँ दो चार पर आप हमेशा मेरी उलझन का यूं ही हाल बनते जाना सिर्फ मम्मी पापा। पहले हर तरफ उधेरा था सब रास्ते बंद रहते हैं कुछ भी ठीक नहीं था बस यूं ही मेरी रोशनी की किरण बनते जाना सिर्फ मम्मी पापा। मैं शायद एक दिन थक जाओ शायद अंदर से टूट जाओ मुझे हर बार की तरह अपनी आवाज से उठाते रहना बस यूं ही आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा बनते रहना सिर्फ मम्मी पापा डॉट 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 डॉट। जीवा की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे वो रचित के गले लगी थी। रचित भी बहुत इमोशनल हो गया था वहां बैठा हर एक शख्स इमोशनल था एक छोटे से बच्चे से ऐसी कविता सुनकर। फिर जिरांश बोला मोम डैड आई लव यू। उसकी बात सुन जीवा खड़ी हो गई तो सब उसे ही देखने लगे तो जिरांश दौड़ता हुआ आके उसके गले लग गया। जीवा भी उसे गले लगा ली। रचित आगे आया और जिरांश के सर पर हाथ फेरते हुए बोला अब बस भी करो दोनों माँ बेटे। तो जीवा दूर हटके जिरांश के माथे पर किस करके कहती है मेरा गोलू बड़ा हो गया है। तो रचित उसको कहता है हाँ। तभी टीचर की आवाज आती है आज जिरांश ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है उसकी कोई तैयारी नहीं होते हुए भी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और खुद रिजल्ट अनाउंस करे। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। रिपोर्ट जिरांश को मिलता है और सब खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। सब अंदर आते हैं तो समीर जिरांश के हाथों में रिपोर्ट देख के पूछता है अरे ये रिपोर्ट किसे मिला है। तो जीवा खुश होते हुए कहती है मेरे बेटे को मिला और फिर सबको किसी बच्चे की तरह बता रही थी। उसको इतना खुश देख रचित और सबके चेहरे पर खुशी थी और जिरांश अपने मन में कहता है मोम आपकी इस खुशी के लिए आपका बेटा दुनिया के सारे रिपोर्ट लाके आपके कदमों में रख देगा। तभी रावत जी और गीता जी अंदर आए तो उन्होंने सुन लिया था जो जीवा बता रही थी। गीता जी अंदर आई और बोली वेरी गुड जिरांश। तो जिरांश बोला थैंक्स नानी। अतुल बोला तो फिर पार्टी तो बनती है। तो कोई कुछ बोलता उससे पहले ही जीवा बोली हाँ हाँ होंगी ना पार्टी आखिर मेरे बेटे ने अवार्ड जो जीता है। उसकी बात सुन रचित बोला तुम्हारे बेटे ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है जो तुम पार्टी करोगी। तो जीवा गुस्से से बोली पार्टी तो होगी। उसके ऐसे बोलने से सब उसको ही देखने लगे तो रचित उसके पास आते हुए जान मैं मजाक कर रहा था तुम इतना गुस्सा मत करो। तो गीता जी भी बोली हाँ गुड़िया रचित मजाक कर रहा है बेटा सीरियस मत हो। तभी रावत जी कुछ कहते हैं जिसे सुन रचित जिरांश बाकी के लोग तक हैरानी से उनको देखने लगे।
डॉट 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 डॉट। आखिर ऐसा क्या बोला होगा रावत जी ने, जिसे सुन सब हैरान थे। आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरी कहानी को पढ़ते रहिए, तब तक के लिए फोल्डेड हैंड्स धन्यवाद। 26 अनटाइटल्ड चैप्टर। अभी तक आपने पढ़ा। रिवॉर्ड जिरांश को मिलता है और सब खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। सब अंदर आते हैं तो समीर जिरांश के हाथों में रिवॉर्ड देख के पूछता है, अरे ये रिवॉर्ड किसे मिला है? तो जीवा खुश होते हुए कहती है, मेरे बेटे को मिला। और फिर सबको किसी बच्चे की तरह बता रही थी। उसको इतना खुश देख रचित और सबके चेहरे पर खुशी थी। और जिरांश अपने मन में कहता है, मोम आपकी इस खुशी के लिए आपका बेटा दुनिया के सारे रिवॉर्ड लाके आपके कदमों में रख देगा। तभी रावत जी और गीता जी अंदर आए तो उन्होंने सुन लिया था जो जीवा बता रही थी। गीता जी अंदर आई और बोली, वेरी गुड जिरांश। तो जिरांश बोला, थैंक्स नानी। अतुल बोला, तो फिर पार्टी तो बनती है। तो कोई कुछ बोलता उससे पहले ही जीवा बोली, हाँ हाँ होंगी ना पार्टी, आखिर मेरे बेटे ने अवार्ड जो जीता है। उसकी बात सुन रचित बोला, तुम्हारे बेटे ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है जो तुम पार्टी करोगी। तो जीवा गुस्से से बोली, पार्टी तो होगी। उसके ऐसे बोलने से सब उसको ही देखने लगे। तो रचित उसके पास आते हुए, जान मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा मत करो। तो गीता जी भी बोली, हाँ गुड़िया रचित मजाक कर रहा है, बेटा सीरियस मत हो। तभी रावत जी कुछ कहते हैं जिसे सुन रचित जिरांश बाकी के लोग तक हैरानी से उनको देखने लगे। डॉट 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 डॉट। अब आगे रावत जी कहते हैं, मैं मेरी गुड़िया को ले जा रहा हूं अपने साथ। उनकी बात सुन सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और जिरांश जल्दी से आता है और जीवा का हाथ पकड़ के रचित के पास लाके खड़ा कर देता है। जीवा जो अभी तक अपने पापा की बात नहीं समझ पाई थी, वो जिरांश के ऐसे करने से उसकी ओर देखने लगी। रचित अपने बेटे को ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख देता है। डॉट 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 डॉट। तो रावत जी कहते हैं, अरे भाई हमने कहा कि हम चाहते हैं कि गुड़िया कुछ दिनों के लिए हमारे साथ राजस्थान चले। राजस्थान वाले भी तो अपने राजकुमारी से मिलना चाहते होंगे। तो गीता जी भी बोली, हाँ बेटा आपको एक बार चलना चाहिए और इस वक्त आपका अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो रचित बोला, पर माँ। तो गीता जी बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम ये बोलोगे कि जिरांश की पढ़ाई का नुकसान होगा। तो जिरांश बीच में बोल पड़ा, और मुझे मोम के बिना नींद नहीं आती, इसलिए आप उनको नहीं ले जा सकती है। उसकी बात सुन सब उसको हैरानी से देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि जिरांश जब 3 साल का था तभी वो अकेले सोने के लिए दूसरे कमरे में भाग जाता था। जब जीवा उससे ढूंढ कर पूछती है, तुम छोटे चूहे यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिरांश अपने तोतले आवाज में कहता है, मोम मुझे अकेले छोड़ना है, मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए मैं अकेले छोऊंगा। मोम मुझे अकेले सोना है, मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए अकेले सोऊंगा। उसकी बात सुन अतुल कहता है, वाह भाई आपका पिद्दी तो अभी से आपके नक्शे कदम पर चल पड़ा है। तो रचित उसको घूर के देखता है, फिर जिरांश की तरफ होकर कहता है, तुमको अगर दूसरा रूम चाहिए था तो मुझे या अपनी मोम को बोल देते, ऐसे छुपकर भागने से क्या होगा, ऊपर से तुम्हारी मोम परेशान हो गई थी। तो जिरांश कहता है, ऑफ डैड डॉट डॉट। ये सब सोच के अतुल आगे आते हुए कहता है, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या मेरे कान खराब हो गए हैं? तो जिरांश उसको घूरकर देखता है तो अतुल चुप हो जाता है। डॉट डॉट डॉट। तो रचित रावत जी से कहता है, पापा अभी आप जीवा को यही रहने दे, जब डिलीवरी हो जाएगी तो मैं हम सबको लेकर राजस्थान आऊंगा, तब तक के लिए आप रुक जाइए। तो रावत जी कहते हैं, रचित हमको तो जाना पड़ेगा, पर गीता जी कुछ समय बाद आ जाएगी यहाँ गुड़िया का ख्याल रखने के लिए। तो गीता जी जीवा के पास आते हुए कहती हैं, गुड़िया अभी मैं जा रही हूँ, मैं 2-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तो जीवा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, ठीक है माँ आप आराम से जाए, आप मेरी चिंता मत करिएगा। तो गीता जी जीवा से कहती हैं, ठीक है बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना और बच्चे का भी। फिर रावत साहब आ करके जीओ के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, गुड़िया जल्दी आना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो जीवा कहती है, हाँ पापा मैं आ जाऊंगी। समीर आगे आते हुए कहता है, तो भाई अब मुझे भी इजाजत दो। तो रचित से पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है? तो समीर मुस्कुराते हुए कहता है, ये भाई हमको तो जाना पड़ेगा ना माँ पापा के साथ में उनको छोड़ने के लिए। तो रचित कहता है, पहले तो तू कभी नहीं जाता था ना माँ पापा को छोड़ने के लिए। तो समीर अपने सर के पीछे अपना हाथ फेरते हुए, हाँ हाँ तो मुझे भी कुछ काम है। वहाँ रचित आगे आता है और उसे गले लगाते हुए उसके कान में कहता है, साले मुझे पता है तुझे वहाँ कौन सा काम है। तस्वीर धीरे से कहता
कहता है चुप रहेगा या मुझे अभी माँ और पापा से डांट सुनवा लेगा तू। तो रचित उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है यार जल्दी कंप्लीट करना जो करना है। तो समीर कहता है तेरे चक्कर में मैं खुद कुंवारा बैठा हूं। तो रचित कहता है तो जाना कर ले शादी। तो समीर कहता हाँ पर उससे जाकर मनाना पड़ेगा। रचित हंसते हुए कहता ठीक है जा। फिर उससे अलग होकर गीता जी के पैर छूते हुए कहता है माँ अपना ख्याल रखना। तो गीता जी बोली तू भी अपना जीवा और बच्चे का ख्याल रखना। तो रचित अपना सर हाँ में हिला देता है। सब बाहर तक उनको छोड़ने आते हैं और गीता जी रावत जी समीर कार में बैठकर निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। सभी के जाने के बाद रचित जीवा का हाथ पकड़ घर के अंदर आ जाता है। तो जीवा सोफे पर बैठते हुए कहती है मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुन अतुल उससे कहता है भाभी आप बताओ क्या खाओगी, मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। तो राघव और अजय खांसने लगते हैं। उनको अपना मजाक उड़ाते देख अतुल चिढ़कर उनसे कहता है क्या है तुम लोग मुझे आगे बढ़ता देख खुश नहीं रह सकते। उन सब को इग्नोर कर रचित जीवा से पूछता है जान आपको क्या खाना है बोलो। तो जीवा कहती है मुझे चिकन बिरयानी और मसाला कबाब और फ्राई फिश और गाजर का हलवा। उसकी फरमाइश सुन रचित उससे कहता है ठीक है। फिर राघव की ओर देख कहता है राघव सैफ को बोल दो जो तुम्हारी मैडम ने डिश बोला है वो बना दे। तो राघव कहता है जी सर अभी कह देता हूँ और सैफ से बोलने चला जाता है। करीब 1 घंटा 30 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तो राघव रचित से कहता है सर खाना तैयार है आप लोग और चलकर खा सकते हैं। तो रचित अपनी बीवी और बेटे को देखता है जो अभी टीवी के सामने बैठकर डोरेमोन देख रहे होते हैं। फिर वह उनके पास जाता है और कहता है खाना तैयार हो गया है चलो सब लोग। जीवा और जिरांश दोनों ये सुनकर तो फिर से उठकर के डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। तो जीवा खाने को देखकर कहती है वह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर से खींचकर बैठ जाती है। जिरांश भी उसी के साथ बैठ जाता है और अच्छे जीवा की दूसरी साइड आके बैठता है और उसके प्लेट में थोड़ा हेल्दी फूड डालते हुए कहता है पहले ये खाओ। तो जीवा मुंह बना के उसको देखते हुए कहती है मुझे नहीं खाना ये। तो रचित उसको देखकर कहते हैं पहले या खाओ फिर खाना मिलेगा। जीवा हार मानकर खाने लगती है। ... जीवा अब चिकन बिरयानी और मसाला कबाब खा रही थी। बहुत जल्दी खा रही थी तभी उसे खांसी आने लगी। रचित जल्दी से उसका पीठ थपथपाना लगा और जिरांश ने उसे जल्दी से पानी दिया। जीवा की खांसी से बंद हुई तो रचित बोला जान धीरे धीरे खाओ खाना भागा नहीं जा रहा है यहीं पर है। तो जीव अपना सर हिलाते हुए बोली हाँ ठीक है। सब ने अपना अपना खाना खत्म किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रचित जब अपने कमरे में आए तो देखा जीवा बैठकर कुछ सोच रही थी। तो वह उसके पास बैठते हुए बोला क्या बात है जान तुम क्या सोच रही हो। तो जीवा बोली मैं सोच रही थी कि कोई जॉब करूं। उसकी बात सुन के रचित का चेहरा काला पड़ गया और वो जीवा से बोला क्यों जान ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुमको जॉब करने को पड़ रहा है। तो जीवा बोली मुझे कोई काम नहीं पड़ा है मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो रचित उसकी बात समझते हुए बोला ठीक है तो फिर तुम हमारी कंपनी में जॉब कर लो। तो जीवा बोली नहीं मैं कंपनी में जॉब नहीं कर सकती आपको पता है ना मेरा बचपन से एक ही सपना है। तो रचित बोला हाँ और वो ये है कि तुम एक एक्टर बनो। तो जीवा रचित से बोली मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद मैं ऑडिशन दूँ आप क्या सोचते हो। तो रचित जीवा को गले लगाते हुए बोला जैसा तुम चाहो वैसा होगा जान। तो जीवा उससे वापस गले लगते हुए बोली थैंक्स आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो थैंक यू सो मच। आपको पता है भगवान ने ना आपको मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है आप गॉड गिफ्टेड हो और मेरे लकी चार्म भी हो। और अच्छी तुझसे कहता है अच्छा तो मुझे भी तो कुछ बोलना चाहिए। तो जीवा उसके फेस पर उंगली चलाते हुए कहती है हम तो पूरे आपके ही हैं। तो रचित उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता अच्छा रचित की तरफ बढ़ता कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटा आता है। आवाज सुनकर रचित चिढ़ते हुए कहता है अंदर आ जाओ। तो जिरांश अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर आता है। उसको देख कर के रचित उससे पूछता है क्या बात है तुम अभी तक सोए नहीं। तो जिरांश उसके सामने एक पेपर करते हुए कहता है डैड इस पर आपके साइन चाहिए। तो जीवा भी उस पेपर को बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर पूछती है गोलू इसमें क्या है।
तो वह कहता है मॉम ये फिजिकल एक्टिविटी का फॉर्म है, और फिर रचित की तरफ अपना फेस करके कहता है डैड मुझे इसमें एडमिशन लेना है। उसकी बात सुनकर के जीवा उससे कहती है पर गोलू अभी तो तुम सिर्फ 5 साल के हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो रचित से कहता है क्या तुम सीरियस हो कि तुम ये करोगे। तो जिरांश कहता है डैड मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये करना है। तो रचित कॉल करके राघव से कहता है राघव अंदर आओ। तो राघव अंदर आता है, उसी के साथ अजय भी अंदर आता है। तो रचित उन दोनों से कहता है राघव तुम ये लो, ये फॉर्म देख लो और फिल कर देना, ये किंडरगार्टन का है। तो राघव पेपर ले लेता है। फिर रचित अजय की तरफ देखते हुए कहता है अजय तुम कल से जिरांश को ट्रेन करोगे। तो अजय रचित की सुन करके उससे कहता है पर सर अभी छोटे सर तो काफी छोटे हैं, आपने भी तो 10 साल की उम्र में ये सब सीखा था। तो रचित कहता है तो मेरा बेटा 5 साल की उम्र में ही सीख रहा है। तो अजय अपना सर नीचे करके कहते जी सर ठीक है। तो जीवा उन दोनों बाप बेटे को देख कर के कहती है ठीक है, जब आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, करो जैसा जो करना हो। तो जिरांश उसके पास आकर के कहता है मोम जब मैं सब सीख जाऊंगा तो मैं आपको प्रोडक्ट कर पाऊंगा ना। उसकी बात सुन करके रचित उससे कहता है अभी मैं जिंदा हूं मेरी बीवी को प्रोडक्ट करने के लिए, पहले सीख लो ठीक है फिर करना प्रोटेक्ट। फिर सब उनके रूम से चले जाते हैं। तो जीवा रचित से कहती है क्या आपने सही किया है उसे ट्रेनिंग देने के लिए अजय को बोल करके। तो रचित उससे कहता है हाँ जान मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर मैं उसे अभी छूट नहीं देता तो वह बाहर जाकर के ये सब सीखता, और अगर वह बाहर निकलता और किसी को पता चल जाता कि वह सिंह खानदान का बच्चा है तो फिर उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। जवाब ना सर हिला के बेड पर लेट गई सोने के लिए। रचित भी उसके साथ में ही लेट गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आगे की कहानी मैं बाद में लिखूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फोल्डेड हैंड्स। 27 जिरांश का ऑफिस जाना और बच्ची का जन्म। अभी तक आपने पढ़ा। तो रचित उससे कहता है हाँ जान मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर मैं उसे अभी छूट नहीं देता तो वह बाहर जाकर के ये सब सीखता, और अगर वह बाहर निकलता और किसी को पता चल जाता कि वह सिंह खानदान का बच्चा है तो फिर उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। जवाब ना में सर हिला के सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। तो रचित भी उसके सर पर हाथ से सहलाने लगा। अब आगे। अगली सुबह जिरांश मॉर्निंग में उठ जाता है और अजय के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जब जीवा और रचित उठकर के नीचे आते हैं तब सुबह के 8 बजे बज रहे होते हैं। तो वह देखते हैं कि जिरांश जॉगिंग के कपड़ों में घर के अंदर आता हुआ दिखता है। उसके पीछे अजय और राघव थे। जिरांश किसी बॉस की तरह आगे चलते हुए उनसे बोले जा रहा था। अजय और राघव उसे जवाब दे रहे थे। उसके बाद वह लोग सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। तो जिरांश रचित से कहता है डैड मैं चाहता हूं कि आपका ऑफिस ज्वाइन करूं। जिरांश की बात सुनकर जीवा जो अभी चाय पी रही थी वह अपना चाय अजय के ऊपर उगलते हुए खांसने लगती है। तो रचित उसकी पीठ पर से लाते हुए कहता है जान आप आराम से पियो, उसने ऐसा भी कुछ नहीं बोला है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो जीवा रचित को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है आप क्या बोल रहे हो, गोलू अभी सिर्फ 5 साल का बच्चा है और वो बोल रहा है ऑफिस ज्वाइन करेगा, यह कोई मजाक है क्या। जब रचित को लगता है कि उसकी वाइफ समझने वाली नहीं है तो वह जिरांश को आंख मारते हुए कहता है जान वह बस घूमने के लिए बोल रहा है ऑफिस। तो जीवा जिरांश की तरफ शक भरी नजरों से देखती है। तो जिरांश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है यस मोम मैं बस घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो जीवा कहती है गोलू तुम झूठ मत बोलना मुझसे वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। तो जिरांश अपना सर ना में हिला देता है। सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रचित जीवा से कहता है जान आज हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। जीवा कहती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। रचित अपना सर हिला कर के सोफे पर बैठ जाता है और जिरांश के तरफ होकर कहता है क्या तुम्हें सच में चलना है। तो जिरांश कहता है हाँ डैड मुझे चलना है। तो रचित कहता है ठीक है पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या। तो जिरांश कहता है मैं मैनेज कर लूंगा डैड आप टेंशन मत लीजिए। तो रचित उससे कहता है तुम्हारी मोम को यह मत बताना वरना वो खामखा ही परेशान हो जाएगी और टेंशन लेगी। तो जिरांश कहता है जी डैड मैं मोम को कुछ नहीं बोलूंगा। रचित देखता है कि जीवा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
तो वह सोफे से उठ जाता है और आगे बढ़ते हुए अजय से कहता है, जिरांश को स्कूल छोड़ दो और उसकी छुट्टी होने के बाद उसे सीधा ऑफिस लाना। तो अजय उससे कहता है, जी सर ठीक है, सब बाहर आते हैं। तो जीवा कहती है, रचित क्यों ना हम गोलू को अपने साथ ले चले, उसे स्कूल छोड़ते हुए चले गए। तो रचित कहता है, ठीक है। फिर राघव से कहता है, गोलू को यही ले आओ। जिरांश जो अजय के साथ कार में बैठने जा रहा था, वो रचित की कार की तरफ आया और रचित ने उसे उठा के अपने और जीवा के बीच में बिठा दिया। सब बैठ गए तो रचित ड्राइवर से बोला, चलो। रचित की बात सुन कार चल पड़ी। थोड़ी देर में स्कूल आया तो जिरांश दोनों को बाय बोल स्कूल के अंदर चला गया। तो रचित ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने अपना सर हिला दिया। अब रचित ने अजय की ओर क्यों देखा वो बताती हूँ, क्योंकि रचित ने जिरांश की सेफ्टी के लिए सीक्रेट बॉडीगार्ड लगाए हैं। फिर कार हॉस्पिटल की ओर चली गई। वहां जाके जीवा का चेकअप करवा कर रचित उसे घर लाया और जीवा को उसका ख्याल रखने का बोल वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जिरांश हर दिन ऑफिस जाने लगा था और उसके फैन की संख्या रचित से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो बहुत क्यूट था और ऊपर से उस क्यूट फेस पर गुस्सा बिल्कुल रचित की तरह, इसलिए उसे लड़कियां ज्यादा पसंद करती थी। जिरांश ऑफिस की लड़कियों के बीच काफी फेमस हो गया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। जीवा के पेट में दर्द हो रहा था और वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रचित का हाथ पकड़ लिया। रचित जो सो रहा था, ऐसे अचानक पकड़ने से उसकी नींद खुल गई और उसने लाइट ऑन किया और जीवा की तरफ देखा तो जीवा दर्द से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। रचित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जान क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? तो जीवा बहुत कोशिश से कुछ बोली, बहुत दर्द हो रहा है। तो रचित ने जल्दी से अपने बेड में लगी बटन को दबाया, जिससे पूरे बगले में सायरन की आवाज आ गई। यह इमरजेंसी सायरन था। आवाज इतनी तेज थी कि बगले के बाहर खड़े बॉडीगार्ड भी सतर्क हो गए। अजय समीर जल्दी से अपने कमरे से निकल के हॉल में आ गए। समीर बॉडीगार्ड से बोला, कहाँ से आई है आवाज? तो बॉडीगार्ड बोला, सर बॉस के रूम से आई है। सायरन की आवाज इधर। जिरांश भी अपनी आंखें मलते हुए हॉल में आते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अजय बोला, छोटे बॉस, वो बॉस के कमरे से आवाज आई है, पर हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। तो जिरांश रचित के कमरे की ओर भागते हुए बोला, तो तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, सभी जल्दी चलो। जिरांश की बात सुन सब रचित के कमरे की ओर जाते हैं। जिरांश जल्दी से कमरे में आता है तो देखता है जीवा का सर रचित की गोद में था। जिरांश जल्दी से आके कहता है, डेड क्या हुआ? तो रचित कहता है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। और फिर समीर की ओर देखते हुए कहता है, जल्दी आओ और हेल्प करो कार तक ले जाने में। समीर और रचित जीवा को कार तक लेकर आते हैं और जीवा को कार में लिटा देते हैं। रचित जल्दी से राघव से कहता है, जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। रचित की बात सुन राघव कार को विला से बाहर निकलता है। कार जल्दी ही रास्ते पे दौड़ने लगती है। थोड़ी देर में सारी कार हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जीवा को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रचित एक चेयर पर बैठा अपने हाथों को मसले जा रहा था। जिरांश भी अतुल के पास बैठा था। जीवा की चीखने की आवाज सुन जिरांश की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देख समीर उसके पास आके उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, छोटे राजकुमार चलो हम आपको बाहर घुमा लाते हैं। तो जिरांश कहता है, नहीं मामू, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा। तो रचित उसके पास आके उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप अजय चाचू और अपने मामू के पास जाओ, थोड़ी देर फिर हम आपको बुला लेंगे। जिरांश रचित की बात मानकर अतुल और समीर के साथ चला जाता है। इधर वार्ड के अंदर जीवा अब बेहोश होने को आ गई थी। तो डॉक्टर बोली, आप अपना होश मत खोना, आप सुन रही है? तो जीवा रचित का नाम लेती है। तो रचित वार्ड के बाहर खड़ा था। जीवा की आवाज सुन रचित से नहीं रहा जाता तो वो वार्ड का दरवाजा खोल अंदर जीवा के पास आ जाता है। रचित के ऐसे आ जाने से डॉक्टर उसको बोलने लगती है, देखिए ये हमारे रूल के खिलाफ है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। तो रचित उसे घूर कर देखता है और जीवा के पास आके बैठ जाता है और जीवा का हाथ पकड़ उससे कहता है, जान तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं यही हूँ, देखो। तो जीवा अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है
और अपनी आधी खुली आंखों से उसकी ओर देखती है। ऐसे ही रचित करीब 10 मिनट तक जीवा का हौसला बढ़ाता रहता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने जीवा की ओर देखा जो बेहोश हो गई थी। तो उसने डॉक्टर से घबरा कर कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ। तो डॉक्टर बोली, डोंट वरी सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, वो बस बेहोश हुई है। आप अपनी बच्ची को लीजिए और बाहर जाए। हम मैडम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो रचित आगे आया और से अपनी बेटी को अपने हाथ में ले लिया। तो नज उससे बोली, सर आपकी लड़की बहुत खूबसूरत होंगी, एकदम अपनी माँ की तरह। उसकी बात सुन रचित के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो नस कहती है, सर अब आप बाहर जाए। तो रचित बोर्ड से बाहर आता है। तो सब उसकी ओर देखते हैं। जिरांश जल्दी जल्दी उसके पास आता है। तो रचित चेयर पे बैठ जाता है और जिरांश को बच्ची दिखाते हुए कहता है, देखो ये तुम्हारी बहन है। तो जिरांश बच्ची को धीरे से छूता है और कहता है, डेड बेबी सिस्टर के हाथ बहुत सॉफ्ट है, अगर कोई इसे छुएगा तो बेबी सिस्टर को चोट लगा जाएगी, इसलिए मैं इसको किसी को छूने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन रचित कहता है, नहीं उसे चोट नहीं आएगी, जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे ही थे। फिर सब लोग रचित को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो जिरांश सबसे पीछे हो जाता है। सब उसे इग्नोर करके बेबी के पास उसे देखने लगे। जिरांश गुस्से से चिल्ला कर कहता है, दूर रहो सब मेरी बहन से। और फिर अपनी बहन के पास आके कहता है, ये सिर्फ मेरी सिस्टर है, समझे आप सब। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगते हैं। तभी नज घबराते हुए आती है और रचित से कहती है, सर वो। नज आगे बोलने से डर रही थी। तो रचित उससे पूछता है, क्या हुआ। तो नज डरते हुए कहती है, सर आपकी वाइफ नहीं मिल रही है, हमने पूरा बोर्ड देख लिया है। उसकी बात सुन सब हैरान रह जाते हैं। तो कहा है, जीवा क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। सब जानने के लिए मेरी कहानी को पढ़ते रहिए। 28 जीवा के किडनैपिंग का हंगामा। अभी तक आपने पढ़ा। जिरांश गुस्से से चिल्लाकर कहता है, दूर रहो सब मेरी बहन से। और फिर अपनी बहन के पास आके कहता है, ये सिर्फ मेरी सिस्टर है, समझे आप सब। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगते हैं। तभी नाज घबराते हुए रचित से कहती है, सर वो। तो रचित उससे पूछता है, क्या हुआ। तो नाज डरते हुए कहती है, सर आपकी वाइफ नहीं मिल रही है। उसकी बात सुन सब हैरान रह जाते हैं। डॉट 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 डॉट। अब आगे। रचित बॉडीगार्ड को देखता है और जल्दी से समीर से कहता है, जल्दी करो और पूरे हॉस्पिटल को सील करवा दो ताकि कोई बाहर ना जा सके। और फिर राघव से गन लेते हुए गुस्से में कहता है, किसकी मौत आ गई है। और जल्दी से जाने लगता है। तो पीछे मुड़कर अतुल और जिरांश से कहता है, तुम दोनों बच्ची का ख्याल रखना। और अतुल को देख के कहता है, तुमको इन दोनों को देखना है और संभालना है। तो अतुल कहता है, भाई आप चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। तो रचित अजय को देखता है और कहता है, अजय तुम यही रुको। और राघव और समीर के साथ चला जाता है। इधर जीवा अपने बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि जिरांश, अतुल, अजय और कुछ बॉडीगार्ड कमरे में होते हैं। तो वो जैसे तैसे चलकर आने लगी तो अजय की नज़र जीवा पर गई और वो भागकर उसके पास आया और उसे संभाल कर बेड पर लाने लगा। अतुल जीवा को देख बोला, भाभी आप तो गायब हो गई थी ना, फिर आप बाथरूम में कैसे आ गई। उसकी बात सुन सब उसको देखने लगे जैसे उसने सच बोला हो। तो जीवा चिढ़ते हुए बोली, मैं बस बाथरूम गई थी और किसने कहा कि मैं गायब हो गई हूं। तो अतुल जल्दी से बोला, भाई ने पूरा हॉस्पिटल अपने सर उठा लिया है। उसकी बात सुन जीवा बोली, पर क्यों। तो जिरांश बीच में बोला। मोम एक नाज आके बोली कि आप गायब हो तो डैड ने पूरे हॉस्पिटल को सील करवा दिया है। जिरांश की बात सुन जीवा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, हद है, जल्दी बुलाओ उनको। तो अजय ने रचित को कॉल लगाया। उधर रचित नीचे फ्लो पर था तो उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया तो अजय की आवाज आई, सर मैडम मिल गई है। तो रचित बोला, क्या कहा है वो। तो अजय बोला, सर यही अपने वार्ड में है, आप आ जाइए। तो रचित फोन कट करते हुए समीर और राघव की तरफ देखकर कहता है, चलो वो मिल गई है। और सबके साथ जल्दी जल्दी दूसरे फ्लो की ओर जाने लगता है।
रचित दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है और जीवा की वार्ड की ओर जल्दी जल्दी आ जाता है। दरवाजे पर पहुंचकर वह देखता है कि जीवा न्यूबॉर्न बेबी को अपनी गोद में लिए बैठी हुई थी और जिरांश उसके बगल में बैठा हुआ था। रचित आगे आता है और परेशान होते हुए जीवा से पूछता है, जान कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो गया था। तो जीवा रचित की ओर देखते हुए कहती है, मैं बाथरूम में थी, जब नज आई तो उसने मुझे नहीं देखा, इसलिए वो आप सबको बोली होंगी। जीवा की बात सुन नस कुछ बोलने को होती है तो जीवा उसको घूरकर देखती है तो नस वहां से तुरंत चली जाती है। रचित कहता है, ठीक है तुम आराम करो। तो जीवा राघव की ओर देखती है और रचित की ओर देखकर कहती है, मुझे फोन चाहिए। तो रचित उसको देखकर कहता है, पहले तुम आराम करो। तो जीवा कहती है, मैं आराम कर रही हूं, आप फोन दो। तो रचित उसको अपना फोन दे देता है और सब लोगों को अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। सिर्फ जीवा और जिरांश और छोटी बेबी थे। तो जीवा जिरांश की ओर देखकर कहती है, गोलू जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, मुझे भूख लगी है। तो जिरांश घड़ी की ओर देखकर कहता है, पर मोम इतनी सुबह आपको भूख लग गई? तो जीवा उससे बोली, हाँ तुम जा रहे हो या नहीं? तो जिरांश अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, ठीक है मैं लाता हूँ, आप यही रहना। तो जीवा उसकी ओर देखकर कहती है, हाँ जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। तो जिरांश धीरे से कहता है, आपका कोई भरोसा थोड़ी है? तो जीवा उससे घूरते हुए क्या बोला तुमने? तो जिरांश जल्दी जल्दी अपना सर ना में हिलाते हुए, कुछ भी तो नहीं, मैं जाता हूँ ओके। और जल्दी से भागते हुए वार्ड से बाहर चला जाता है। तो जीवा अच्छे से इधर उधर देखते हुए कि कोई है तो नहीं, फिर रचित के फोन से कॉल लगती। वार्ड के बाहर राघव का फोन बजता है तो वो अपना फोन देखता है, फिर रचित को। तो रचित उससे पूछता है, क्या हुआ? तो राघव जल्दी से कहता है, कुछ नहीं सर। और फिर रचित से दूर हटके कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आती है, राघव जवाब देता है, जी मैडम बोलिए। तो जीवा उससे कहती है, ध्यान से सुनो, मेरी वार्ड के पीछे एक वार्ड है, वहां मैंने किसी को बेहोश किया है। जीवा की बात सुन राघव तेज आवाज में बोला, क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब उससे देखने लगे। तो राघव अपनी आवाज धीरे करते हुए बोला, मैडम आप क्या कह रही है? तो जीवा अपना दांत पीसते हुए कहती है, पागल इंसान, तुमको कब से मेरी बात समझ में नहीं आती, दोबारा समझाओ। तो राघव जल्दी से, नहीं नहीं मैडम बोलिए। तो जीवा कहती है, पीछे जाओ और उसे उठा के कहीं ले जाओ और पूछो कि किसने बोला था उसको मेरे ऊपर हमला करने को। तो राघव बोला, मैडम क्या आप सच में चाहती है कि सर यह बात ना जाने? तो जीवा उससे बोली, नहीं राघव, मैं नहीं चाहती कि रचित इतनी टेंशन ले, वो वैसे ही इतने परेशान रहते हैं। जीवा फिर राघव को सब कुछ समझाती है, फिर कॉल कट कर देती है। तभी उसे आवाज आती है, मोम आपने बताया क्यों नहीं कि आप पर हमला किया किसी ने? ये आवाज सुन जीवा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और कोई नाम बताओ यार छोटी बेबी के लिए। आगे की कहानी मैं बाद में लिखूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोल्डेड हैंड्स 29 11 महीने बाद रीवा। अभी तक आपने पढ़ा। जीवा फिर राघव को सब कुछ समझाती है, फिर कॉल कट कर देती है। तभी उससे पीछे से एक आवाज आती है, मोम आपने बताया क्यों नहीं कि आप पर हमला किया किसी ने? ये आवाज सुन जीवा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब आगे जीवा जिरांश को देखकर पूछती है, अरे गोलू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और उसके बाद सवाल को टालने की कोशिश कर नाटक करते हुए बोली, मेरे लिए कुछ लाए खाने को या नहीं? तो जिरांश बोला, मॉम आपके लिए खाने के लिए डैड लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ रहूं। तो जीवा बोली, ठीक है आओ बैठो। फिर जिरांश आकर के जीवा के पास बैठ जाता है और छोटी सी बेबी को देखने लगता है। तो जीवा उससे कहती है, गोलू अभी से तुमको तुम्हारी बहन का भी ख्याल रखना होगा। जिरांश बोला, ओके मॉम, मैं आपका डैड और छोटी बहन का भी ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर जीवा उससे कहती है, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। इस पर जिरांश कहता है, मॉम मैं पहले से ही समझदार था, आपको ही थोड़ा लेट समझ आया। तो जीवा अपना मुंह बना करके छोटी बच्ची के साथ खेलने लगी।
थोड़ी देर बाद रचित अपने हाथों में कुछ फ्रूट और हेल्दी खाना लेकर के आया और बेड के पास रखे हुए एक टेबल बैठ गया और ब्रेकफास्ट निकालने लगा। तो जीवा अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या यही खाने को मिलेगा? रचित उसके सामने दलिया का चम्मच आगे करते हुए बोला, हाँ अभी तो यह मिलेगा। रचित ने जिरांश की ओर देखा और बोला, तुम कुछ फ्रूट लेकर के खा लो, हम थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल जाएंगे। उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। राघव आया और बोला, सर सारी तैयारी हो गई है, अभी हम मैडम को लेकर के जा सकते हैं। रचित बोला, ठीक है, और जीवा को अपनी गोद में उठा लिया और राघव से बोला कि बच्ची को तुम ले लो। तो जिरांश बोला, मैं लूंगा मेरी सिस्टर को। रचित उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम ले जाना उसको अपनी गोद में उठाकर। ऐसी बात करते हुए वह लोग हॉस्पिटल के गेट पर आ गए तो जीवा राघव की तरफ देखी और आंखों से कुछ इशारा किया। इशारा करते हुए रचित ने उसको देख लिया था। रचित ने मुस्कुरा करके अपना सर ना में हिलाया और उसे कार में बिठा दिया। थोड़ी ही देर में सब लोग घर पर आ गए थे। गीता जी और रावत जी भी आ गए थे। गीता जी ने जीवा और छोटी बच्ची का आरती किया और फिर छोटी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बोली, ये बिल्कुल मेरी गुड़िया पर गई है। और फिर रावत जी को देखते हुए कहती है, मेरी नातिन का नाम मैं रखूंगी अब की बार। तो जीवा और रचित एक साथ ही बोले, हम आपको जो सही लगे आप। और अब तो गीता जी ने कहा, इसका नाम रीवा रहेगा। बच्चे का नाम सुनकर के सब लोग खुश हुए। 11 महीने बाद ऐसे ही 11 महीने बीत गए थे और अब रीवा थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी और अपने पेट के बल चलने भी लगी थी। जीवा ने सोचा था कि जब रीवा 1 साल की हो जाएगी तो वह अपना करियर स्टार्ट करेगी और रचित ने भी उसकी बात पर हाँ बोल दिया था। इधर जिरांश अपने डैड के नक्शे कदम पर चलना अभी से स्टार्ट कर दिया था। स्कूल जाना, ऑफिस के बाद आकर के अपने डैड के स्टडी रूम में जाना और सबसे पहले उसका टाइम उसकी बहन रीवा के साथ गुजारना। जीवा उसकी आदतें देखकर हैरान थी, लेकिन वह ज्यादा सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि बचपन में रचित ऐसा ही था। जिरांश का बर्थडे आने वाला था और जीवा बर्थडे की तैयारी में लगी हुई थी। किस किस गेस्ट को बुलाना है, कौन सी चीज कहाँ पर और क्या क्या करना है, सब कुछ। और इधर हमारे बर्थडे बॉय को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनका बर्थडे मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है। शाम को रचित ऑफिस से घर आया। उसने देखा उसकी वाइफ इधर उधर भाग भाग कर सारे काम किए जा रही थी। तो रचित उसको पकड़ कर के सोफे पर बैठ जाता है और खुद भी उसके पास बैठते हुए कहता है, जान क्या कर रही हो आप बताओ, इतने सारे लोगों को लगा रखा है काम के लिए फिर भी आप भाग भाग के काम किए जा रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जीवा बोली, अरे मेरे गोलू का बर्थडे है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऊपर से अतुल और समीर आते हुए कहते हैं, रचित ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी लड़की की शादी कर रही हो, जो ये ऐसे बोल रही है। ये रचित उसकी बात सुनकर कहता है, तुम लोगों की बकवास फिर से शुरू हो गई, क्या तुम लोग के पास और कोई काम नहीं रहता है? तो अतुल बोला, आपके पास तो आपकी वाइफ है, हमारे पास तो कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो रचित उसको देख करके डोंट मारते हुए बोला, क्यों तुम तो बोलते हो तुम्हारे जितना हैंडसम तो कोई नहीं है इस कंट्री में, तो क्या तुम्हें इस कंट्री की लड़कियां पसंद नहीं कर रही है? रचित की बात सुनकर अतुल हाथ जोड़ते हुए, भाई ऐसी बात नहीं है यार, मैं भी ढूंढ लूंगा मेरे लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड। तो जीवा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई दिखी ही नहीं। कहाँ कोई है, क्या दिखाओ तो, मेरी आंखें कहीं कमजोर तो नहीं हो गई है। उसकी बात सुनकर के सारे लोग हंसने लगते हैं। तो अतुल अपना पैर पटकते हुए कहता है, भाभी दिस इज नॉट फेयर। तो जीवा समीर को देखते हुए कहती है, आप पर भी लागू होता है। तो समीर कहता है, मुझे ऐसे मत देख छोटी, मेरे पास है गर्लफ्रेंड लेकिन वह यहाँ नहीं है। उसकी बात सुनकर के रचित उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ वह यहाँ नहीं है, वह तो 6 साल से बाहर है और शायद अब की साल आने वाली है। रचित की बात सुनकर के समीर जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, क्या तू सच बोल रहा है? क्या वह सच में आने वाली है?
रचित समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा अब इतना करता है तू मेरे लिए तो मैं भी तेरे लिए इतना कर ही देता हूँ। समीर रचित को गले लगाते हुए कहता है, मेरा यार कितना अच्छा है, तू मेरा सोना है, मेरा हीरा है, मेरी डार्लिंग है। समीर की ऐसी नौटंकी देख करके जीवा और अतुल दोनों हंस रहे थे और रचित चिढ़ रहा था। फिर रचित उसको अपने से अलग करते हुए बोलता है, बंद कर ये सोना डार्लिंग। मेरी बीवी मेरे पास बैठी हुई है, क्या चाहता है तो कि मैं मार खाऊं? तो समीर थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। फिर थोड़ी देर सब लोग बात करते हैं। फिर रचित और समीर और अतुल और राघव चारों स्टडी रूम में चले जाते हैं। रचित जाकर के अपनी बड़ी वाली चेयर पर बैठ जाता है और वो तीनों उसके पास रखी चेयर बैठ जाते हैं। तो रचित उन सब को देखकर कहता है, क्या हाल है बताओ, अभी अर्ज इंडस्ट्री कैसी चल रही है? तो अतुल कहता है, भाई वह सही चल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि 1 साल पहले आपने इसे क्यों खोल दिया जबकि हमारे पास पहले से ही कंपनी है एक, फिर आपने एंटरटेनमेंट सर्कल में जाने का क्यों सोचा? तो राघव उसकी तरफ देखकर कहता है, आपको नहीं पता है मैडम को फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लगाव है और वह अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहती हैं। तो अतुल कुछ सोचते हुए और अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आपने तो भाभी के लिए पूरी कंपनी खोल दी। तो रचित उसको घूर कर देखते रहता है, अभी हम काम की बात कर रहे हैं, बैठो तुम। अतुल वहीं पर बैठ जाता है। रचित उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, जीवा नेक्स्ट मंथ ऑडिशन देने के लिए जा रही है। और फिर से समीर की तरफ देखकर कहता है, तुम ये ख्याल रखना कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारी दूसरी कंपनी बहुत पुरानी है एंटरटेनमेंट सर्कल में, इसलिए तुम यह अनाउंस करो कि अर्ज इंडस्ट्री तुम्हारी कंपनी के अंडर रहेगी और तुम दोनों पार्टनरशिप में काम करोगे। समीर ने अपना अपना सर हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं कल ही ऐसा कर दूंगा। फिर राघव की तरफ देखकर बोला, तुमने मीडिया से सारी इंफॉर्मेशन जीवा के बारे में हटा दिया ना? तो राघव बोला, जी सर मैंने सारे इंफॉर्मेशन हटा दी है, अब कोई भी मैडम के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं कर पाएगा। रचित बोला, ठीक है, और अपनी मैडम के लिए कुछ बॉडीगार्ड हायर करो जो उसकी बिना नजरों में आए ही उसको प्रोटेक्ट कर सके और बच्चों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। समीर और अतुल उसे देखते हुए बोलते हैं, क्यों क्या हुआ? रचित कुछ सोचते हुए बोला, जिरांश ने किसी को भी नहीं बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था और कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे बचा लिया था। तो अतुल बोला, भाई आपने उसे पूछा नहीं कि उसने क्यों नहीं बताया ये बात? तो रचित बोला, उसको जब सही लगेगा तो वह मुझे बता देगा। तो समीर बोला, अभी वह छोटा है ना, समझता नहीं है, तुमको उसे समझाना चाहिए ना। तो रचित बोला, वह मेरा बेटा है, मुझे पता है कि वह क्या क्या कर सकता है। तभी उनके स्टडी रूम के दरवाजे पर कोई धीरे धीरे पीटने लगा। तो रचित ने कड़क आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। तो भी पीटना चालू ही रहा। तो रचित उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी छोटी सी प्रिंसेस उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखे जा रही थी। रचित ने जब रीवा को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। रीवा अपने आंखें बड़ी बड़ी करके स्टडी रूम में देख रही थी। जब रीवा की नज़र अतुल पर गई तो वह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगी और हंसने लगी। रीवा को ऐसा करते देख अतुल हंसते हुए उसके पास आया और बोला, बेबी डॉल आ जाओ चाचू के पास। तो रीवा हंसते हुए उसकी गोदी में आ गई। उन दोनों को ऐसा देख करके समीर और रचित का मुंह बन गया और राघव दोनों को देखकर हंसने लगा। अतुल सबको इग्नोर करके रीवा के साथ खेलने लगा। सबने अपना सरनामे हिलाया और अपना अपना काम करने लगे। उन सभी को थोड़ी देर ही हुआ था काम करते हुए कि तभी रीवा की आवाज आई, जो अपनी टूटी फूटी आवाज में बोल रही थी, था ना। सब उसकी बात सुन मुस्कुराने लगे और समीर रचित को बोला, यार सारे बच्चे सबसे पहले अपने मोम डैड को बुलाते हैं, पर हमारी प्रिंसेस सबसे पहले खाना बोली, यूनिक है ना? तो रचित उसको घूर कर देख कर कहता है, तू अपनी बकवास चुप कर, और फिर जाकर के रीवा को अपनी गोद में उठा लेता है। तो अतुल कहता है, भाई मैं लेकर जा रहा था ना बेबी डॉल को कुछ खिलाने के लिए। तो रचित कहता है, नहीं तू रहने दे, तेरे साथ रहते रहते मेरी बेटी तेरे जैसी होने लगी है। हाँ
फिर रचित रीवा को लेकर के नीचे हॉल में आ जाता है तो देखता है कि उसका बेटा बैठकर सोफे पर कुछ लैपटॉप में कर रहा था। वह खड़ा हो जाता है तो रीवा उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए था ना बोल बोल कर रोने लगती है। अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर के जीवा किचन से जल्दी से बाहर आती है तो देखती है रचित रीवा को लेकर के खड़ा था। वो जल्दी से रचित के पास आकर के कहती है, लाइए दीजिए मुझे इसे, और फिर रीवा को रचित की गोद से ले लेती है और रीवा को लेकर के सोफे पर बैठ जाती है। जिरांश जो अपना काम कर रहा था वह काम बंद करके अपनी माँ और बहन को देखता है और फिर अपने डैड को देखता है तो रचित उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसके लैपटॉप में देखकर कहता है, क्या कर रहे थे तुम अभी? तो जिरांश उसको अपने लैपटॉप में दिखाते हुए कहता है, बस काम पूरा कर रहा था। अतुल, समीर और राघव जो नीचे आ गए थे वह दोनों बाप बेटे की बात सुनकर के सोफे के पीछे जाते हैं और अतुल लैपटॉप में झांक कर देखता है तो पाता है कि वह ऑफिस का पेंटिंग वर्क जो रचित का पड़ा हुआ था वह कर रहा था। अतुल जिरांश से कहता है, तुमको ये करने आता है क्या? तो जिरांश अतुल की तरफ ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसके ऐसे देखने से अतुल हड़बड़ा जाता है और आकर के सबके साथ खड़ा हो जाता है तो समीर कहता है, क्यों पूछ रहा है उससे? जैसा उसका बाप है वैसा उसका बेटा भी है, समझा? तो राघव धीरे से कहता है, उनसे भी 100 गुना बढ़ चढ़कर के है। तो अतुल बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा की बढ़ चढ़कर है? समीर कहता है, कभी आप ऑफिस में आओ दोपहर के बाद तो पता चलेगा कितने खतरनाक है दोनों बाप बेटे। तो अतुल अपना मुंह बंद करके कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन भाभी के सामने तो ये दोनों एकदम शरीफ बनकर घूमते हैं। तो राघव अतुल और समीर को देखकर कहता है, तो तुम्हारी भाभी कौन सा बना नहीं फिरते हैं? वह भी तो सर के सामने और छोटे सर के सामने दिखावा करती है, नहीं तो वह भी बहुत खतरनाक है। तो समीर उन चारों को देखकर कहता है, यार मतलब छोटी रीवा को छोड़कर के पूरी फैमिली खतरनाक है। अतुल अपना बेचारा सा मुंह लेकर के रीवा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ क्योंकि वह मेरे जैसे अच्छे से इंसान के पास रहते हैं ना ज्यादातर, इसलिए वह मेरे जैसी है। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं तो समीर कहता है, बेटा अभी वह छोटी है, बड़ी होगी तो देखा जाएगा। तभी घर का बटला आता है और कहता है, सर कोई 2 लड़कियां आई हुई हैं। तो जीवा रचित को देखकर की कहती है, कौन सी लड़कियां हैं वो? तो रचित एकदम से शक्का जाता है और बटलर को घूर कर देख कर कहता है, बताओ अब? तो बटलर जीवा की तरफ नजर झुकाकर कहता है, मैडम वह आपसे मिलना चाहती है। तो जीवा बटलर से कहती है, ठीक है उनको अंदर लाइए। दोनों लड़कियां अंदर आते हैं तो समीर और अतुल उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं और जीवा बहुत खुश हो जाती है। आगे की कहानी कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फोल्डेड हैंड्स 30 न्यू एंट्री नमस्कार, मेरी न्यू नॉवेल आ गई है। जैसे आप सब ने इस नॉवेल को इतना प्यार दिया वैसे उसे भी जरूर दे। नॉवेल का नाम शादी मिस्टर परफेक्ट से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आएगी मेरी कहानी। फोल्डेड हैंड्स अभी तक आपने पढ़ा। तभी घर का बटला आता है और कहता है, सर बाहर दरवाजे पर कोई 2 लड़कियां आई हुई हैं। लड़कियों की बात सुनते ही जीवा अपनी आंखें छोटी करके रचित को शक के निगाहों से घूरती हुई बटलर से पूछती है, कौन सी लड़कियां हैं वो? जीवा के इस तरह घूरने से रचित एकदम से शकअपका जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाया, मैंने तो किसी लड़की को नहीं बुलाया, फिर ये जीवा मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्यों घूर रही है? वह जीवा को अपनी सफाई देने के लिए बटलर को घूर कर देखते हुए पूछता है, बताओ कौन है वो? बटलर रचित का इशारा समझ जाता है और जीवा की तरफ अपनी नजरें झुकाकर कहता है, मैडम वह आपसे मिलना चाहती हैं। जीवा बटलर से कहती है, ठीक है उनको अंदर लाइए। जब दोनों लड़कियां अंदर आती हैं तो कमरे में मौजूद समीर और अतुल उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं जीवा उनको देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अब आगे। जीवा जल्दी से सोफे से उठ भागकर उन दोनों लड़कियों के गले लग जाती है और कहती है, तुम दोनों कब आई इंडिया? मुझे कॉल क्यों नहीं किया?
दोनों लड़कियां उसे घूरने लगी तो जीवा अपना गला साफ करते हुए बोली, अरे अब ऐसे क्यों देख रही हो यार। अब आइए मिलवाते हैं इन दोनों से, यह है निधि और अविका, जीवा की फ्रेंड। ये दोनों जीवा को उसी हॉस्टल में मिले थे जहां जीवा गई थी। दोनों जीवा की काफी हेल्प भी करती है। तो निधि उसके सर पर मारते हुए तू तो बोली थी कि आएगी हमसे वही मिलने। उनकी बात सुन जीवा बोली, यार तुम दोनों तो अभी से ही मुझसे शिकायत करने लगी। तो रचित आगे आते हुए जीवा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए निधि और अविका से बोला, अरे मेरी साली साहिबा, आप दोनों इतनी दूर से आई है, थोड़ा आराम कर लो, फिर शिकायतें तो रहेगी। जीवा रचित के फेस को देखकर बोली, क्या आपको पता था कि ये दोनों आने वाली है। रचित अपना चेहरा इधर उधर करने लगा तो जीवा उसके पेट पर अपना हाथ मारते हुए बोली, आपको तो बाद में देखती हूँ, पहले इन दोनों को इनका कमरा दिखा दूँ। रचित बोला, जान, उन दोनों को कमरे तुम्हारे दोनों देवर दिखा देंगे। तुम चलो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। रचित और जीवा कमरे से बाहर जाते उससे पहले ही नौकरानी जिरांश और रीवा को लेकर उसी कमरे में आ गई। जीवा उन दोनों को देखती है तो जिरांश और रीवा के साथ जाके बैठ गई। अविका और निधि ने अतुल और समीर बिचारों की ओर एक बार भी नहीं देखा तो समीर फुसफुसा कर बोला, लगता है भगवान हम दोनों पर बड़ा मेहरबान है। अतुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, अब की बार मना कर अपने दिल की बात बोल ही देना। तो समीर अतुल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा ये जो ज्ञान तुम हमको दे रहे हो ना, तुम खुद पर ट्राई क्यों नहीं करते। अतुल अपनी कॉलर सीधी करते हुए बोला, अब की बार देखो, बस मेरी बैंड बज ही जाएगी इस साल और एक साल बाद 3-4 बच्चे होंगे। अतुल की बात सुन समीर जोर जोर से हंसने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। अतुल उसको चुप करवाते हुए बोला, भाई क्या कर रहे हो, पोपट हो जाएगा आपका। समीर आगे देखता है तो सब उसी को देख रहे थे। वो जल्दी से आगे आता है और अविका से कहता है, हेलो अविका जी। अविका भी उसे हेलो कहती है। समीर निधि को भी हेलो बोल वही बैठ गया तो जिरांश अविका और निधि से बोला, मासी क्या आप दोनों ने बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसकी बात सुन निधि और अविका हैरानी से जिरांश की ओर देखने लगी और अतुल और समीर उनका जवाब सुनने के लिए उनकी ओर देखने लगे। तो जीवा बोली, गुल्लू बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, चलो सॉरी बोलो मासी को। तो जिरांश बोला, मोम मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर मासी के कोई बॉयफ्रेंड है तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो हमको दोनों मासी के लिए लड़का देखना पड़ेगा ना। जीवा जिरांश का कान मरोड़ते हुए कहती है, अच्छा तुम धुओगे लटके, पहले बड़े हो जाओ, ठीक है। अविका और निधि उससे जिरांश को छुड़ाते हुए बोली, तू छोड़ पहले इसको, और जिरांश को अपने गोद में लेकर निधि कहती है, हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चैंप तुम हो ना ढूंढने के लिए। जिरांश खुश होकर बोला, ओके ठीक है, मैं आप दोनों के लिए मेरे जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है तो सब देखते हैं कि रीवा एक सेब लेकर सोफे से नीचे गिर गई, पर उसने सेब अपने हाथ से छोड़ा नहीं है। जिरांश जल्दी भागकर रीवा के पास जाता है। जीवा और सब भी पास चले गए। जीवा जल्दी से उसे सोफे पर बिठा के चेक करने लगी और 4 लोग तो उस नौकरानी को घूर कर देखने लगे। रचित बोला, तुम क्या कर रही थी कि रीवा नीचे गिर गई। नौकरानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जब जीवा ने देखा कि सब उसको डांट डांट कर ही मार देंगे तो वो उस नौकरानी से बोली, तुम जाओ। तो नौकरानी तुरंत वहां से चली गई तो सब लोग रीवा को घेर कर खड़े हो गए। रीवा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी, वो काफी क्यूट लग रही थी। निधि उसके पास आके रीवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो रीवा जोर जोर से रोने लगी और अपना सेब छुपाने लगी। उसको ऐसा रोते देख जिरांश उसके पास बैठते हुए उससे बोला, रियू बेबी, ये तेरा सेब नहीं छीनेगी। तो रीवा थोड़ा शांत हुई। फिर जिरांश बोला, ये हम दोनों की मासी है ना, इसलिए यह नहीं छीनेगी। जिरांश की बात सुन पता नहीं रीवा की समझ आया या नहीं, वो हंसने लगी तो अविका जीवा से बोली, मानना पड़ेगा तेरे दोनों बच्चे काफी यूनिक है, और हंसने लगी। जीवा उसको घूरते हुए बोली, चुप रह, तू समझी, मैं अब भी तुम दोनों से नाराज हूं। फिर दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों जाओ और आराम करो, बाकी की बातें हम बाद में करते हैं।
दोनों ने हाँ में सर हिलाया और सब कमरे में चले गए। इधर जिरांश अतुल और समीर को अपने साथ लेकर आया और बोला, मैं आप दोनों से सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या आप दोनों निधि मासी और अविका मासी को लाइक करते हो? अगर हाँ तो बोलो और झूठ तो बोलना ही नहीं, वरना मैं आप दोनों की शादी कभी भी दोनों मासी से होने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन समीर और अतुल दोनों हैरान रह गए। आगे की कहानी कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार। फोल्डेड हैंड्स।